अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। तो जनाब, एक भरपूर वीकेंड हमारा भी गुजरा, वी जस्ट होप कि आप लोगों का भी गुजरा हो। और मौसम भी जो था वो भी जरा नॉर्मल था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा सर्दी थी, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट था। हम देखें अगर पाकिस्तान में मौसम के एतबार से, तो सभी की कोशिश ये रही है कि एक अच्छे अंदाज से फैमिली को टाइम दिया जाए। दूसरा फिर कल शब बारात थी और फिर माशाल्लाह हमने देखा कि सभी लोग जो थे वो इबादतों में मसरूफ भी दिखाई दिए। मुख्तलिफ मसाजिद में मुख्तलिफ महाफिल का एहतमाम भी किया गया। और आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रोजा रखे हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है और इबादतों का सिलसिला भी जारी रहा है। वो जस्ट होप के आपका जो हफ्ता है, जो आज पीर का आगाज हो रहा है, वो बहुत अच्छा गुजरे। प्रोग्राम में आगे चलकर अब मजीद इशूज पर भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। कौमी असेंबली का इजलास, सदर अलवी फिर रुकावट बन गए। मरियम नवाज पंजाब की तारीख बदलने को तैयार। लेस्को की ओवर बिलिंग ने किया शहरियों का जीना मुहाल। कम उम्र यूट्यूबर मूसा तनवीर न्यू पाकिस्तान के मेहमान। और मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात के बाद अब सूबों में हुकूमत बनाने का अमल जारी है। और आज का दिन इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आज दो सूबों में वजारत आला का इंतखाब होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह हैं जो कि कायदे ऐवान के उम्मीदवार हैं, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी मुराद अली शाह के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार लाने का फैसला किया था। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान के लिए एमक्यूएम के उम्मीदवार अली खुर्शीदी हैं। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि आज पंजाब में हुकूमत बनाने का जो अमल है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होने जा रहा है आज। और नून लीग ने मरीम नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राना आफ्ताब अहमद खान को वज़ीर आला पंजाब को उम्मीदवार अपनी तरफ से नामजद किया है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो पंजाब में आज एक नई तारीख रकम होने जा रही है क्योंकि एक खातून जो है वो वज़ीर आला का ओहदा संभालेंगी। मरीम नवाज पंजाब की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने जा रही हैं। ये कह इसलिए रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त नंबर गेम बड़ी स्ट्रांग है और पंजाब की वज़ारत आला को बहुत ही अहम माना जाता है। तो इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद खान पंजाब असेंबली के स्पीकर और मलिक जहीर अकबाल साहब जो हैं वो भारी अक्सरियत से डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। बिल्कुल ऐसी है। और अब कुछ मरकज की बात कर लेते हैं जहां पर हमें अभी भी कुछ इशूज दिखाई दे रहे हैं, जहां नई वफाकी हुकूमत कायम होनी है लेकिन सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की जो समरी है उस पर दस्तखत करने में ताखीर की जा रही है। अब इसकी क्या वजूहात हैं? सदर मुमलिकत के पास कौमी असेंबली इजलास पीर को बुलाने की समरी एक दिन पहले भेजी गई थी। अब सदर मुमलिकत समरी को 15 दिन तक रोक सकते हैं। सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ यह है कि कोई भी समरी वो 15 दिन तक रोकने का आईनी इख्तियार रखते हैं। लेकिन इस पर अगर इस हकदार की बात करें तो उनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ये कह रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी ने समरी पर कौमी असेंबली का इजलास अगर नहीं बुलाया तो फिर 29 फरवरी को स्पीकर आइन के मुताबिक खुद इजलास बुला सकता है। तो अब ये एक नया झगड़ा है जिसका अंजाम अब हमने देखना है कि क्या होता क्या है। बिल्कुल, दूसरी तरफ मरकज में मुस्लिम लीग नून के मुमकिन इत्तेहादी एमक्यू पाकिस्तान के दरमियान पावर शेयरिंग के मामले पर होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उसमें पेशरफ्त ताहाल नहीं हो सकी है। और अब वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के बाद इस पर पेशरफ्त हो गई है। इसी पर मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर हाशिम खाकवानी साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का फरमाइएगा। पहले पंजाब की बात कर लेते हैं जहां आज मरीम नवाज मुतवक्के वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं। क्या लग रहा है आपको, मरीम नवाज को सबसे पहले किन कामों पर फोकस करना होगा? क्या आप उनको तजवीज करेंगे बतौर सहाफी कि अगर ये वो चंद काम हैं जो कि आपने भी ऑब्जर्व किए हैं सूबे में हो जाए शुरू में ही तो बहुत बेहतर होगा? देखिए, हुकूमत बनाते ही गैर है, सबसे पहले तो अपनी कैबिनेट बनानी होगी। और उनकी कैबिनेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो उनकी तरजीहात को जाहिर करेगी कि मरियम नवाज साहब अपनी काबीना में किन लोगों को लेती है। खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं या कह लें जो मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं उनमें से किनको लेती हैं, उसमें खवातीन कितनी होंगी इनके साथ। मेरा ख्याल है मरियम और देव को तो वो जरूर लेंगी। मिनिस्टर शायद इंफॉर्मेशन की पंजाब में उनको मिले, उनको होगा या और लोगों को भी देखना होगा। फिर ये भी देखना होगा कि जो पुराने जो अरबकार लोग हैं उनको वो पंजाब में रखना चाहती है या नहीं, या कुछ लोग जो इलेक्शन हार गए जिस तरह राना सनाउल्लाह के बारे में ये लोग ये आती नहीं है खबरें या अफवाहें या कह लें कि शायद उनको पंजाब में उनको रखा जाए बतौर मुशीर की या कोई ये भी चीज जाहिर होगी कि वो एक अपनी टीम बनाना चाह रही है। किस तरह की टीम बनाएगी?
और ये क्या उनकी टीम पिछले जो साबिक वज़ीर आला जो उनके चचा भी है और मुमकिन मेरे ख्याल वज़ीर आज़म भी बनने वाले हैं शहबाज शरीफ साहब, तो उनकी टीम से कितनी मुख्तलिफ होगी। तो ये तो मेरे ख्याल उनकी तरजीहात उससे बहुत चीजें ज़ाहिर होंगी। और फरवरी में अब उनकी हुकूमत उनकी बन रही है, तो मेरे मार्च अप्रैल 2-3 महीने के अंदर ही फिर बजट की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो ज़ाहिर काफी सारे चैलेंजेस पंजाब हुकूमत को होंगे। लेकिन मैं जो आपने कहा कि तजवीज क्या करना चाहूंगा, तो मेरा ख्याल है सबसे अहम और सबसे जरूरी ये है कि पंजाब में अपोजिशन के साथ खुशगवार ताल्लुक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पंजाब में जो एक सियासी टेंशन का जो है ना माहौल, उसमें कमी लानी चाहिए। और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं या जो केसेस लगे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे, रहनुमाओं पे, उनमें खासतौर पर पुलिस के हवाले से नरमी रखी जाए, क्रैकडाउन का या इस तरह चीजें। लेकिन आमिर साहब आप ये समझते हैं कि ये हो पाएगा? जिस तरह से हमने देखा कि पहले इजलास जो हुआ था जिसमें मरीम नवाज पहुंची थी नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लेकर, वहां पर घड़ी चोर के नारे लगवाए गए। देखिए ये चीजें तो होंगी, सियासत अभी इलेक्शन हुआ है, बहुत टेंस माहौल है और इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल ही हुआ, मतलब खासे सवालात पैदा हुए हैं ना इलेक्शन के। मीडिया में भी, इंटरनेशनल मीडिया में भी हर जगह बहुत सी बातें हुई हैं। और अभी तक यानी क्लेम कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जाब्ता जो आजाद अरकान है, उनका क्लेम तो यही है ना कि हमारी हुकूमत, हमारा मैंडेट चोरी हुई है, चीजें हुई है। तो ये दोनों तरफ चीजें, इलेक्शन के फौरन बाद टेंशन का माहौल होता है ना, क्योंकि एक दूसरे पे आपने सख्त इल्जाम लगाए होते हैं, एक बड़ी हीटेड कंपेन चलाई होती है। लेकिन जब हुकूमत बन जाए तो ये काम बुराई तो हुकूमत को होता है। हमेशा हमने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, खासतौर पर दुनिया भर में ऐसे होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में देखा है कि अपोजिशन टेम्परेचर को हाई रखती है, तेज रखती है, क्योंकि अपोजिशन का काम एजुकेशन करना है, तनकीद करना है, और हुकूमत का काम होता है उसको नीचे लाना टेम्परेचर को। और जिस तरीके से हमने मरीम नवाज साहिबा का जो वो देखा है, रवैया देखा है, वो हमने देखा है थोड़ा सा सख्त है अपने मुखालिफिन की तरफ। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जरा है वो जो हाइप क्रिएट करके रखती है, हुकूमत का काम होता है कि हुकूमत साजी के मामलों को बेहतर तरीके से संभालने के लिए मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल रखे। तो आपको नजर आ रहा है कि मरीम बीबी का मिजाज आगे चलकर थोड़ा सा बेहतर हो सकता है? क्योंकि अगर ना हुआ तो फिर काम शायद उस तरीके से हो ना पाए, क्योंकि जो मोहसिन नकवी साहब ने और फिर साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने जो मिसालें कायम कर रखी हैं, उनके ऊपर आकर एक लेवल पर खड़े होना, हाँ जी, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल करना पड़ेगा इनको। वैसे इतना आसान नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा नहीं, इनका रवैया बहुत सख्त है। ये कमेंट्स भी बहुत तेज और बहुत सख्त होते हैं। मसलन देखे ना, चेयरमैन पीटीआई के बारे में हमेशा ये कहती है ये फितना है, ये फितना है, और कभी इनको दहशतगर्द जमात तक भी कह देती है। इतने सख्त जब इनका रवैया होगा तो पंजाब असेंबली में अभी मखसूस नशिस्तें मिलती हैं, वो अब ना भी मिले तो उसके बावजूद भी 100 से ज्यादा लोग तो मौजूद है ना। जब 100 लोग असेंबली में मौजूद होंगे और वो एहतजाज जशोर करेंगे तो आप समझ लें कि असेंबली कार्रवाई नहीं चल सकेगी। अभी आपने खबरों में बताया कि मरकज के हवाले से प्रेसिडेंट साहब की जो डिले असेंबली बुलाने के हवाले से कह रहे हैं, तो एक बात जो मेरे ख्याल में यहाँ पे कहनी चाहिए, वो मेंशन होनी चाहिए, वो केपी की असेंबली की है। पंजाब में और सिंध में तो वज़ीर आला भी आज मुंतखब हो जाएंगे, और केपी असेंबली क्यों नहीं बुलाई जा रही? और मजे की बात ये, जब उसकी असेंबली भेजी गई तो पता लगा गवर्नर साहब जनाब शहर से बाहर चले गए। ऐसे मौके पे गवर्नर साहब अपनी निजी मसरूफियत उन्होंने 3-4 दिन गुजार दिए। तो ये डिलेड टैक्सेस केपी के लिए, ये देखें अब जब एक सूबे में हुकूमत जब अपोजिशन की बन रही है तो ये इसको एक और एंगल से देखा जाएगा, तो ये भी मुनासिब नहीं है। यानी केपी में आप देखें वहां, अच्छा भाई पंजाब और सिंध की वज़ीर आला बन रही है तो केपी की क्यों नहीं बन सकता? वहां अभी तक असेंबली का इजलास ही नहीं हुआ, ओथ ही नहीं उठाया गया। सिर्फ मरकज नहीं, सूबे का भी, केपी का भी ऐसा हो रहा है। और डिलेड टैक्सेस जो है गवर्नर साहब भी केपी के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी भी कोई बात होनी चाहिए ना। हमें दोनों तरफ बात करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है मखसूस रिश्तों वाला ये जेन्युइन बात है कि या तो दे इलेक्शन कमीशन फैसले करे ना, इलेक्शन कमीशन को आज डिसाइड कर देना चाहिए मखसूस रिश्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या जो आप उसका नाम है सुन्नीदार कौंसिल का प्लेटफॉर्म, उनको देनी है या नहीं देनी है। असूलन तो दे देनी चाहिए, ताकि एक तो वैसे भी टेंशन कम हो, इलेक्शन जीत के आए, उनका हक बनता है। अगर नहीं भी देनी तो फैसला सुना है ना, ताकि उस पर अगर वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके, ताकि आगे मामला बढ़ तो सके ना, उसको लटकाया ना जाए। और ये तो ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स की आप बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अवान सदर से भी डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, या फिर कोई आईनी कानूनी मसला है वहां पर मौजूद है? यही कहा जा रहा है सदर मुमलिकत की जानिब से अभी जो रुकावट सामने आ रही है। देखें वहां तो मखसूस रिश्तों का जो उन्होंने सवाल है, तो सब अपनी जगह जेन्युइन है ना, कि फॉर्म तो
ईवान तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, बाकी पार्टियों को अलॉट कर दिया गया, पीटीआई को अलॉट नहीं किया गया। तो सवाल तो जेन्युइन है। केपी में तो भारत ये सवाल नहीं है, आईनी इस तरह का इशू नहीं है, लेकिन भारत दोनों जगह पे सॉल्व होना चाहिए ना, और ये बुला लिया जाएगा। मेरा ख्याल है इसमें ऐसा नहीं है कि सदर साहब इसमें कोई समरी बुलाएंगे नहीं। अगर ना भी बुलाए, मेरी बात नोट कर ले, इन्होंने 29 फरवरी तक इजलास बुला लेना है, हर हाल में स्पीकर ही कॉल कर लेगा, और तमाम अदारे उनको पूरी तरह जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो सदर साहब की बात वैसे भी नहीं मानी जाएगी, ना सुनी जाएगी, जिस तरह माजी में भी हमने देखा ही है। तो लेकिन मैं ये कहना, मेरा जो पॉइंट ये है कि पॉइंट स्कोरिंग के बजाय पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करे यार, मामले को हल करे, और मामला कुछ खुशउस्लूबी से अगर हल हो जाए तो वो शायद ज्यादा बेहतर होगा। जी खुशउस्लूबी हल करे। और हमारे पास बहुत बड़े चैलेंजेस है, फाइनेंशियल चैलेंजेस है। ये मौसम गर्मा, ये जो समर है, ये बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तानी अवाम के लिए। बिजली की बेपनाह महंगाई और सब चीजें, हुकूमत अपना काम करे ताकि कहीं ना कहीं से कोई लोगों को रिलीफ देने के लिए कोशिश करे, सोचे। तो इन छोटी चीजों में निकले। अगर वो 20-25-30 सीटें अगर उनको मिल भी जाएंगी, मखसूस सीटें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असेंबलियों में कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, पंजाब में भी, मरकज में भी, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है तहरीक अदम का। तो ऐसा इनको खतरा से, इंसिक्योरिटी से निकलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत वजूद में आई है ना आमिर हाशिम खाकवानी साहब, आप और हम भी जानते हैं, तो वहां पर ये जो खौफ का खतरा है, ये शायद हर रोज ही जो है इत्तेहादी हुकूमत के सर पर मंडलाता रहेगा। बहरहाल मुझे ये बताइएगा, जहां पर हम लोग दीगर असेंबलियों के हवाले से बात करें, वहां पर सिंध असेंबली में भी एक अच्छा ट्रेंड सेट किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमने देखा है कि वो हमेशा ही अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए नजर आए हैं, और फिर वो अशखास जो कि उनकी पार्टी का हिस्सा भी रह चुके हों। आप वहां पर डिप्टी स्पीकर की तैनाती को किस तरह से देख रहे हैं? डेफिनेटली जमहूरियत के लिए भी एक नेक शुगून है। नहीं, बहुत है, बहुत अच्छा है, कोई शक नहीं। और पीएस पार्टी की और बहुत सी खामी अपनी जगह, ये बड़ा अच्छी की बात है। पहले भी आपको याद होगा कि उन्होंने चैला रजा को बनाया था डिप्टी स्पीकर, खातून को नुमाइंदगी की थी। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में बड़े लंबे अरसे बाद तो हमने देखा है कि भाई हमारी जो मसीब जो भाई हैं उनमें से डिप्टी स्पीकर बने हैं सिंध असेंबली के, ये बहुत अच्छी मिसाल है। लेकिन वहां पे एक और नेगेटिव मिसाल वहां भी ये चल रही है, जो एजुकेशन चल रहा है। अब आप देखें ना, आज जो मुकाबला हो रहा है वहां वज़ीर आला के लिए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में हो रहा है। और एमक्यूएम इस वक्त तो बज़ाहिर हुकूमत में नहीं है, बाहर है, लेकिन मरकज में तो ये हुकूमत में ही बैठेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक तरह के मरकज में एक तरह की इत्तेहादी ही है। तो वहां पे सिंध में भी जो रियल अपोजिशन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जीटी है, जमात इस्लामी है, वो तीनों एहतजाज कर रहे हैं। तो अपोजिशन को वहां भी आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा। आखिर कुछ ना कुछ तो उनके मसले सुने ना। मतलब अगर वो कह रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, तो ट्रिब्यूनल भी बना के क्विक जो ट्रिब्यूनल काम से शुरू कर दिए सिंध में, तो क्विक फैसले करें ना। हम जरूरी है कि हर दफा 5 साल बाद फैसले हो, कुछ तो फैसले का मतलब महीने 15 दिन के अंदर कर दे। जहां पे कराची में बहुत से जगहों पे, और ये मीडिया की भी शिकायत है और भी लोगों की शिकायत है, पाबन की रिपोर्ट्स में भी कई बेज़ाब्तियां सामने आई थी। तो वो उनको रिलीफ दें लोगों को ना, सिर्फ हर एक को बिल्कुल अगर आप दीवार से लगा देंगे। लेकिन आमिर साहब, आपको क्या लगता है रिलीफ देने के लिए इन तमाम हुकूमतों को मजीद कितना वक्त दरकार है? अगर सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लें, 15 साल से वो सिंध पर हुकूमत कर रहे हैं, अगले मजीद 5 साल वो हुकूमत करने जा रहे हैं। सिंध की अगर हम हालत देखते हैं, वो नहीं बदली है। अगर हम कराची को देखते हैं, कराची में हालात नहीं बदले हैं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल वहां पर मौजूद हैं, टैंकर माफिया वहां पर मौजूद है, और बेबहा मसाइल हैं जो कि कराची में भी हल नहीं हो सके हैं। तो आपको लग रहा है इन 5 सालों में अब कुछ काम इन्हें करना पड़ेगा? देखिए जी, करना तो चाहिए, लेकिन मजे की बात यह है कि इन सब चीजों के साथ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव सुने, बिलावल भुट्टो की तकरीर सुने, तो वो लगेगा सबसे ज्यादा दुनिया के मजलूम भी वही है। और लगेगा जिस तरह वो 15 साल से पोजीशन में है, 15 साल से हुकूमत में है, लेकिन वो उनके बातें सुनने लगेगा पोजीशन में है। और जमहूरियत के दावे सुनने उनकी अखीर किस्म की है। और अभी पिछले साल ही, चंद माह पहले ही, बल्दियाती कराची के इंतखाबात में कितना बड़ा उन्होंने डाका मारा मैंडेट में, पीटीआई के लोगों को तोड़ के उन्होंने मतलब वहां मेयर कराची बनाया, जिनका बिल्कुल ही हक नहीं बनता था। वहां जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की अक्सरियत थी। आज भी पेपर्स के हिसाब से तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की अक्सरियत है, लेकिन मेयर कराची पीपल्स पार्टी का बना बैठा। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं भी ये कह रही हूँ कि एक वक्त होता था कि वहां पे धींगा मुश्ती ही चला करती थी कि मेयर किसी और जमात का है, वज़ीर आला किसी और जमात का है, तो सूबे को फंड नहीं मिल रहे। अब तो सदर भी उनका, ठीक है, और फिर वज़ीर आला भी उनका, मेयर भी उनका। इसके बावजूद अगर कराची के मसाइल हल ना हो, तो फिर आमिर हाशिम खाकवानी साहब, फिर तो सलाम ही किया जा सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस को इन कराची। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कराची जो कि वैसे भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स वहां से इकट्ठा होता है, एक सबसे ज्यादा मुल्क चलाने वाला है बेसिकली, एक तरह से माशी तौर पे हमारे पाकिस्तान पूरे मुल्क का एक तरह का इंजन है कराची चलाने वाला। तो कराची के लोगों के लिए आसानी पैदा होनी चाहिए। वहाँ
लॉ एंड ऑर्डर, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर के भी बेपनाह मसाइल है। चलो जी पानी के कुछ मसले या बिजली के या वो लोड शेडिंग के, चलो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक बड़े चैलेंज है ना। लॉ एंड ऑर्डर को तो ठीक है जा सकते ना, उसमें सिर्फ पुलिस को भी बेहतर करना है, पुलिस को अच्छे लोगों को लाना है या उनकी नफरी बढ़ानी है, या आपने अगर आप देखें स्ट्रीट क्राइम कितना खौफनाक है। ऐसी मैं पिछले दिनों कराची गया कुछ दिन पहले, तो वहां पर यही खौफ रहा कि मोबाइल न छीना जाए। यानी इतना इनसिक्योर पाकिस्तान में किसी शहर में आप फील नहीं करते, जितना आप कराची जाते हैं तो आपको यही डर रहता है कि कहीं पर किसी जगह मोबाइल छीन ले जाए। और तो ये बहुत ज्यादा सीरियस मसाइल है। पंजाब में भी चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं। मोहसिन नकवी ने डेवलपमेंट बजट में तो उन्होंने वर्क काफी किया है, काफी, लेकिन पंजाब में भी बहुत सी चीजें ठीक होने वाली हैं। और मेरा ख्याल है मरीम नवाज साहबा के एक खातून वज़ीर आला के आने से सबसे ज्यादा हमें तवक्को करनी चाहिए कि खवातीन की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान में के बेशुमार मसाइल हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इनसे इस तरफ जरूर। तो क्या मरीम नवाज साहब अपनी मुखालिफ सियासी जमात के हवाले से जो खवातीन इस वक्त जेलें काट रही हैं, आपको लगता है कि उन्हें हमदर्दी का या खवातीन की हैसियत से अगर देखें तो एक नरमी का पहला कदम बढ़ाना चाहिए? आपको लगता है आमिर साहब? देखें जी, लगता ही है ना लगते को छोड़े, आप ये कि होना यही चाहिए। बात ये है कि ये शदीद जरूरत है इस बात की। आप देखें ना वहां पे और जेलों में और ऐसे ही पड़े हुए कि उनको अदालतों से जमानतें हो चुकी हैं। एक जमानत होती है, किसी और केस में पकड़ लिया जाता है और साफ वादे तौर पे पता है कि उनको सिर्फ पकड़ा जाना मकसूद है। तो अब इनको बहुत हो गई है। डॉक्टर जासमीन राशिद है, सनम जावेद है और बहुत सारी खवातीन है, वो जेलों में कई महीनों से, 6 माह 8 माह से, मतलब अगस्त से ही या बाल तो अगस्त से भी पहले की वहां पे। तो ये बड़ी ज्यादती है, इसको रिलीफ देना चाहिए, आसानी पैदा करनी चाहिए। ठीक है आमिर साहब, केपीके की बात कर लेते हैं, जहां पर हम ये देख रहे हैं अलीमीन गंडापुर हमें कहते दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत बनाने के बाद जो आरओज हैं उनको सूबे से निकालेंगे और फिर वॉल ऑफ शेम पर तस्वीरें भी उनकी लगाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में भी नामुनासिब जबान भी उन्होंने इस्तेमाल की है। कोई अच्छी रवायात वो हमेशा से ही नहीं उन्होंने रखी है और अच्छी कोई सूरत हाल फिर इसका मतलब बनती नहीं दिखाई दे रही, जिस तरह से उन्हें नामजद किया गया है वजीर आला केपी के लिए। देखें अली अमीन गंडापुर का ये जो आई ऑडियो, ये तो ज़ाहिर नामुनासिब है, बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है, काबिल तनकीद है, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये उनकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है या कोई ऐसा बयान नहीं है। ये तो प्राइवेटली किसी लड़के के साथ जिस तरह होता है ना, एक नामुनासिब बहर गुफ्तगू है। लेकिन ये आप ये कह रहे हैं कि निजी गुफ्तगू या जिस तरह कर रहे होते हैं, वो अगर लीक हो जाए वो ज़ाहिर है वो उसकी पोजीशन और होती है। लेकिन बहरहाल अली अमीन गंडापुर को इससे सबक सीखना चाहिए। इसे सीखना चाहिए कि आप प्राइवेटली भी किसी गपशप भी कर रहे हो, आपको ऐसा नामुनासिब कमेंट नहीं करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान के बारे में तो कमेंट उनका सख्त काबिल इतराज है। एक वो हमारा आलमी दीन है, सीनियर आदमी है और उनसे बड़े हैं उम्र में खासे, तो बिल्कुल ऐसा है। और अली अमीन गंडापुर का स्टाइल तो ज्यादा ना रहा है, लेकिन अगर वो इस अंदाज में केपी चलाने की कोशिश करेंगे तो उनसे भी नहीं चलेगा। इस तरह मामला चलते नहीं है, उनको भी डिलीवर करना चाहिए। केपी में बहुत सारे मसाइल है, हमारे यहाँ पाकिस्तान ज़ाहिर मसाइल है हर जगह पे। तो हुकूमतों को जितनी कोशिश कर सके उनको रिलीफ देना चाहिए, लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, गुड गवर्नेंस करनी चाहिए। और अली अमीन गंडापुर को करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फेल हो जाएगा। और इसमें एक ही सुबह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद, अगर वहां भी वो फेल हो गए तो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि हर बार इसका वोट पड़े उनको, वोट जो है परफॉर्मेंस के लिहाज भी बढ़ता है। तो हर दफा सिर्फ बयानिया नहीं चलता, पर आपको परफॉर्मेंस में भी अगर 4 साल बाद अगर लंबा जाता है, असेंबली पूरी मुद्दत पूरी करती है, फिर परफॉर्मेंस का सवाल आएगा। तो ये बड़ी जरूरी चीजें होती है, समझना चाहिए हर एक को, मेरा ख्याल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार आमिर हाशिम खाखवानी साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। और इस सेगमेंट में हम बात करते हैं पीएसएल सीजन 9 की, जिसके बड़े ही मजे के मैचेस जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। लेकिन इन मजे की परफॉर्मेंसेस के दौरान लाहौर कलंदर्स एक वाहिद टीम ऐसी है कि जो कि इस बार कोई एक मैच भी जीत नहीं पाई है। 5 मैचेस खेले और 5 के 5 हार गए। और कल का भी जो मैच हुआ है बड़ा क्लोज कंपटीशन गया है और 5 जो मैच हार रहे हैं क्लोज आकर हार रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कल के मैच में हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की है, एक अच्छा टारगेट उन्होंने स्कोर किया है, 212 रन उन्होंने बनाए, 211 रन बनाए, 212 रन का टारगेट दिया, जिसकी ताक़ुब में हमने देखा कि लाहौर कलंदर 204 रन ही बना सके। शाहीन शाह की जो कैप्टनसी है उस पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और वो कप्तानी करने जा रहे हैं पाकिस्तान को लीड करने जा रहे हैं। तो अब सवाल यही किया जा रहा है कि वो अगर PSL में हमें परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं देंगे, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देंगे, कैप्टनसी उनकी बेहतर नहीं होगी, तो फिर वो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट
किस तरह से करेंगे। और दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान को भी हम देख रहे हैं, अच्छी क्रिकेट वो खेल रहे हैं, पूरी टीम उनकी। और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में उन्होंने पहले 181 रन के ताकुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 167 रन बना सकी और मुल्तान सुल्तान के नाम एक और जीत हो चुकी है। और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच भी होने जा रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत। थैंक यू सो मच हसनैन हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि मुकाबला तो हमने देखा बड़ा अच्छा रहा, बड़ा तगड़ा रहा, लेकिन क्या फर्क रहा आपको हार और जीत के दरमियान? कि मतलब यानी कि इतना क्लोज जाने के बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान का पलड़ा थोड़ा भारी रहा। सबसे पहले ज़रियाब आपका और अनवार आपका शुक्रिया। देखिए, मुल्तान और कोयटा के मुकाबले की बात की जाए तो ये इस इवेंट की दो तगड़ी टीमों के दरमियान मुकाबला था और इस तरह लग रहा था कि जिस तरह दोनों एक जैसी टीमें खेल रही है, जिनका बॉलिंग डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा था, बैटिंग डिपार्टमेंट दोनों का अच्छा काम कर रहा था। लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जल्दी करके कोयटा ग्लैडिएटर्स के जितने भी बल्लेबाज हैं, अगर ओपनर्स की बात की जाए तो जैसम राय भी इस तरह जल्दी करके आउट हुए, फिर सऊद शकील 2 अच्छे शॉट खेलने के बाद आउट हुए। उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी रायली रूसो और ख्वाजा नाफे के दरमियान और तब इस तरह लग रहा था कि शायद ये वो लकीर जो है उसको क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन उसके बाद रायली रूसो के आउट होने के बाद मेरे ख्याल ख्वाजा नाफे को कुछ समझाने वाला नहीं था, वो एक गलत शॉट खेल के आउट हुए। जब वो आउट हुए तो उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स थोड़ा थोड़ा जो है वो पीछे जाना स्टार्ट हुआ। और मैं समझता हूँ कि अगर एक दो बल्लेबाज ऐसे होते जो कि देख के खेलते, सोच समझ के खेलते, तो वो मुल्तान में जो है मुल्तान को शिकस्त दे सकते थे। लेकिन नेवरदलेस मुल्तान में आखिरी मैच था और मुल्तान ने भी पूरी जान लगाई और यूं वो 13 रन से ये मुकाबला जीते। लेकिन दोनों टीमें जो है वो बैलेंस टीमें थी और मैं समझता हूँ कि यही दोनों टीमें आपको टॉप 4 में नजर आएंगी। ठीक है, तो हसनैन रिजवान की जो कैप्टनसी है उसको आप कहां पर रेट कर रहे हैं? देखिए, रिजवान की कैप्टनसी तो शुरू दिन से ही बहुत अच्छी है। पिछले दिनों जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया तो उस वक्त जो टॉप कंटेंडर से कप्तानी के वो बेसिकली तो रिजवान ही थे। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान में सिफारिशें बहुत ऊपर से आती हैं और ऊपर वाली जो सिफारिशें थी उन्होंने हमें ये समझाने की कोशिश की कि लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो 2 टाइटल जितवा चुके हैं, वो पाकिस्तान को भी टाइटल जितवाएंगे। फिर शाहिद अफरीदी जो है वो भी शाहीन शाह अफरीदी के लिए काफी ज्यादा लॉबिंग करते रहे, तो इस वजह से शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया। बेसिक जो डिजर्व कर रहे थे वो मोहम्मद रिजवान ही कर रहे थे क्योंकि वो अपने डिसीजन में बड़े शार्प हैं। फिर अपने जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत बेटर थी और काफी अरसे से हम देख रहे थे कि बाबर आजम के साथ भी वो इसी तरह चलते थे जिस तरह किसी जमाने में किसी कप्तान के साथ मोहम्मद हफीज प्रोफेसर हुआ करते थे, वो चलते थे। और यही वजह है कि रिजवान जो है अब मुल्तान सुल्तान में भी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। और तो हसनैन, जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी मुसलसल हार रहे हैं अपनी टीम के साथ साथ, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं वो कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि आगे चलकर फिर एक कप्तानी का ताज उनसे लिया जा सकता है? क्योंकि 5 मैचेस हो गए, 5 में से किसी एक में भी नहीं चल सके। हम तो दुआ को हैं कि लाहौर कलंदर्स जीते आगे चलकर अपने मैचेस, लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी रही तो आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए आपको हो सकता है कि फिर पीसीबी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाए। देखिए ज़रियाब, जो सवाल आपने किया ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसका फैसला जो है आपके करीब ही होगा, लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा और पीसीबी के हेडक्वार्टर में होगा। लेकिन मसला ये है कि जब शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया था, इस बेस पे बनाया गया था कि वो लाहौर कलंदर की कप्तानी कर रहे हैं। पिछले साल तो उनके पास राशिद खान मौजूद थे, 3 बॉलर्स ऐसे मौजूद थे जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस वजह से तो वो बेहतरीन परफॉर्म कर गए। लेकिन इस साल जो लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत ही डाउन एंड आउट है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये बनता है कि अभी भी लाहौर कलंदर के पास वो 3 बॉलर मौजूद थे कल के मैच से पहले जो पाकिस्तान के मेन स्ट्राइकर बॉलर हैं, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी खुद भी हैं, हारिस रऊफ खुद भी हैं, जमान खान हैं। और ये अगर स्ट्राइक बॉलर्स मार खा रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के स्ट्राइक बॉलर्स के ऊपर भी। और जो आपने कप्तानी की बात की कि कप्तान कौन होगा, तो मैं आपको बड़े बावसूख जराए से कह रहा हूं कि साबिक कप्तान बाबर आजम भी वापस कप्तान बनना चाहते हैं, शाहीन शाह अफरीदी अपनी कप्तानी को रिटेन करना चाहते हैं और रिजवान जो है वो भी कप्तानी के कंटेंडर हैं। और ये तीनों जो है इस वक्त कप्तानी के लिए अपना जोर लगा रहे हैं। अब जो नई मैनेजमेंट आएगी, नए कोच आएंगे, नए टीम डायरेक्टर आएंगे या व्हाटसोएवर, वो आके डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान कौन होगा। यानी फिर पॉलिटिक्स जो है वो विद इन द पीसीबी जोरों से जारी है इस वक्त।
हाँ देखिए, विद इन द पीसीबी खबर क्या, विद इन द टीम, विद इन द 11 जो है पॉलिटिक्स जारी है। और ये जो आपको आजकल नजर आ रहा है ना कि वो रिजवान को हक किया जा रहा है बाबर की जानिब से, शाहीन को हक किया जा रहा है बाबर की जानिब से, ये सिर्फ जो है वो वीडियोस के लिए होता है, क्योंकि उनको पता है ये थोड़े से इंटेलिजेंट हो गए, ये वकार और वसीम के जमाने में नहीं होते कि किसी को दिक्का मार दिया, किसी को जो है वो आंखें दिखा दी। तो ये सिर्फ मीडिया की वजह से, वीडियोस की वजह से, वो जो कैमरेस लगे होते हैं उनकी वजह से इतना अच्छा मतलब अच्छी भली सियासत सीख गए हैं हमारे क्रिकेटर्स पहले थी। बहुत ज्यादा सियासत चल रही है और ये आपको पता चलेगा पीएसएल के बाद, और स्पेशली न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद कि कौन होगा T20 वर्ल्ड कप का कप्तान। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरह से हम देख रहे हैं, तमाम टीमों को ही देखें तो फील्डिंग का मयार बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। यही वो प्लेयर्स होंगे जिनको हम T20 वर्ल्ड कप में भी देखेंगे। और इस तरह की जो फील्डिंग की जा रही है, कितने कैचेस, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 22 के करीब कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं, ओवरथ्रो के स्कोर्स हो रहे हैं, फील्डिंग बहुत ही ज्यादा इस बार पुअर है। देखिए अनवर, अनफॉर्चुनेट है, हमने जब भी पीएसएल में देखा तो 2016 में पीएसएल स्टार्ट हुई थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पीएसएल में जो फील्डिंग स्टैंडर्ड थे वो इंप्रूव हुए थे। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि 2021 के बाद जब टीम बहुत ही पीक पे जा रही थी, उस वक्त हर मुकाबला खेल रही थी, तो हमने एक तजुर्बा किया कि हम मिकी ऑथर को ले आए, और मिकी ऑथर और बाबर आजम ने डिसाइड किया कि इस टीम में फील्डिंग को जो है वो मयार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जो मुझे टॉप परफॉर्मर है वो चाहिए। उस वक्त नसीम शाह थे, हारिस थे या व्हाट्सएवर जितने भी लोग थे। तो ये फैसला किया गया था कि जो योयो टेस्ट है, जो फिटनेस टेस्ट है, उसको जो है वो अप्लाई नहीं किया जाएगा। वो टेस्ट पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सितारों का नहीं लिया गया, और जितने भी खिलाड़ी हैं वो आपको पता है किसी की तून निकली हुई है, किसी का क्या निकला हुआ है। तो ये फिटनेस वहां से खराब हुई है, और डेफिनेटली जब देखिए आपकी कौमी टीम के फिटनेस स्टैंडर्ड्स खराब होंगे तो उसके बाद डोमेस्टिक के तो फिटनेस स्टैंडर्ड्स वैसे ही खराब होने, वहां पे ना कोई योयो टेस्ट होता है, ना ही प्रॉपर तवज्जो दी जाती है, सिर्फ डोमेस्टिक खाता पूरा करवाने के लिए या खाना पूरी करने के लिए करवाई जाती है। तो ये फील्डिंग जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी। वो जो योयो टेस्ट हमने छोड़े हैं, और वो जो मैनेजमेंट बार बार तब्दील होती है और वो अपने मनपसंद फील्डिंग कोचेस लाती है, अपने मनपसंद जो है वो टीम डायरेक्टर लाती है, तो वहां से आके ये तमाम तर चीजें जो है इफेक्ट होती हैं। अच्छा हसनैन, हमने पीएसएल को हमेशा ना सिर्फ एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देखा है, बल्कि पूरी कौम इसको इस तरीके से भी देख रही होती है कि हमारे पास ये एक शायद एक ऐसा टैलेंट हंटिंग सोर्स है, हाँ इवेंट है, कि जहां पर हम कुछ नए प्लेयर्स निकाल सकें। लेकिन बदकिस्मती से इस बार अब तक के जितने भी मैचेस हमने देखे हैं, हमें वो कुछ इस तरह से कोई टैलेंट ऐसे अट्रैक्ट कर नहीं रहा जिसको हम सामने लेकर आ सके। स्पेशली मैं अगर स्पिनर्स के हवाले से बात करूं, क्योंकि स्पिनर्स का फुकदान है पाकिस्तानी टीम में, और हमारे पास T20 का फॉर्मेट हो, ओडीआई हो, हमारे पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद नहीं है। बॉलिंग तो हमने अपनी देख ली, बैटिंग का हाल भी आपके सामने है, लेकिन ना तो हम स्पिनर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और ना ही कोई अच्छा नया टैलेंट सामने लेकर आ पा रहे हैं। देखिए ज़रियाब, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पीएसएल को हमेशा से टैलेंट हैंड के लिए देखा जाता था। बेसिकली वो इस वजह से कि यहाँ पे ब्रॉडकास्ट इन्वॉल्व थी, ब्रॉडकास्टर्स थे, कैमरास लगे होते थे, लोग अपने घर में पीएसएल को देखते थे, तो वो जो भी टैलेंट आता था नया, तो उसको लोग ऑन करना स्टार्ट कर देते थे, फिर उसके हवाले से सोशल मीडिया पे बात करते थे, और फिर वो कल बंदा टीम में आता था। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि इस दफा हमें इक्का दुक्का बैट्समैन। ठीक है, हसनैन हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। बराह रास्त अभी हमें जाना है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको बराह रास्त ये चलते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा तमाम लोगों की ड्यूटियां लगाएंगी, जो है वो आपको दफ्तरों में, घरों में बैठा हुआ नजर नहीं आएगा, वो ग्राउंड पे होगा, काम कर रहा होगा, और आम आदमी को रिलीफ पहुंचा जो हद कोशिश हो सकती है इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सरबराही में हम वो करेंगे। और ये हमारा वो अज़्म है, ये वो इरादा है, ये वो वादा है जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, शाह साहब ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पंजाब की, पाकिस्तान की अवाम से कहा था कि उनके हालात में बेहतरी लाने के लिए जो कुछ हो सकता है इंशाल्लाह ताला वो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह। आपने भी बात की, अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, और मरियम नवाज साहिबा के करीब ऐलान होगा कि उनके साथ मिलके उनको कोई मुफाहमत का पैगाम, कोई इस किस्म का भी इरादा है? हमने तो हर कहा है जी, जब वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बदज़बानी कर रहे थे, हमने तब कहा था कि आपको साथ लेके चल
रहनुमा मुस्लिम लीग नून असमा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। एक बार फिर से बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, हारिस रऊफ की इंजरी हमने देखी, वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, तो फिर लाहौर कलंदर्स के लिए एक ये भी अब कड़ा इम्तिहान शुरू होने लगा है। कुछ फॉर्म में वो वापस आते हुए दिखाई दे रहे थे। देखिए, वो जो आखिरी मैच था उसमें तो वो फॉर्म में वापस आते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन मुझे ये लगता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि हारिस रऊफ कल इंजर नहीं हुए। बेसिकली वो काफी अरसे से इंजर थे, काफी अरसे से वो प्रॉब्लम्स का शिकार थे। इसी वजह से वो अपनी जो बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दी उनसे अच्छी नहीं हो रही थी। और हारिस रऊफ का जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं गए थे, इस वजह से पीसीबी ने उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। अब वो इंजर हो चुके हैं और वो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की शोल्डर इंजरी उनको बताई जा रही है, ये बिल्कुल उसी तरह की इंजरी है जिस तरह की नसीम शाह को हुई थी। तो अब आप शायद हारिस रऊफ को आगे आने वाले वर्ल्ड कप में भी ना देखें, और उनके वैसे भी पीसीबी के साथ मरासिम ठीक नहीं चल रहे थे। तो हारिस रऊफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगर हो के आएंगे वापस, कोई बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंसेस देंगे, तो फिर ही टीम में आ सकते हैं। क्योंकि अब जो करंट टीम के प्लेयर्स हैं, इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। ये सिर्फ आपको पीएसएल खेलते हुए नजर आते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलते हुए नजर आते हैं। तो ये इस तरह की लॉट है कि इसको फिर अगर लेट सपोज इनके पीसीबी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, कोई इनका अपना जानने वाला दोस्त कप्तान नहीं है, तो इनको फिर नेक्स्ट पीएसएल तक इंतजार करना पड़ेगा, उस पीएसएल में आके परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हसनैन, हमारे प्लेयर्स जो ये गलतियां कर जाते हैं कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को नहीं खेलना पसंद करते या फिर अपनी ईगो और अना का मसला बना लेते हैं। अल्लाह ना करे कि आगे चलकर हारिस रऊफ के लिए मुश्किलात मजीद बढ़े, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा होता है। और हमने देखा ये क्रिकेट का अलमिया रहा है कि जब तक आपकी किसी न किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, कोई पीआर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तब तक आप क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं बनते। अहमद शहजाद की ही मिसाल ले लीजिए। तो फिर आपको लगता है कि हमारे क्रिकेटर्स को अब इस बात की आगाही हो जाएगी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना उनके लिए माजी में भी बहुत जरूरी था और उनके लिए अब भी इस वक्त बहुत जरूरी होगा? देखिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बोर्ड को भी एक चीज समझनी होगी कि जो फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर्स हैं उनको हमने किस तरह इज्जत देनी है। आपने अहमद शहजाद की बात की, आप उमर अकमल की बात कर लें, या आप मोहम्मद इखलाक की बात कर लें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या फिर आप मोहम्मद अली की बात कर लें, मीर हमजा की बात कर लें, ये फर्स्ट क्लास के टॉप परफॉर्मर्स हैं। लेकिन जब वो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हैं तो क्या उनको आप पाकिस्तान टीम में लेके आते हैं? बिल्कुल नहीं लेके आते। क्या आपकी फर्स्ट क्लास में ब्रॉडकास्टर इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या आपका फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड ऐसा है कि जो प्लेयर पाकिस्तान टीम छोड़ के आता है उसको आके यहाँ पे कंफर्ट जोन मिलता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो बोर्ड के यहाँ भी कुछ ना कुछ चेंजेस करनी होगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इतना कंपेटिटिव बनाना होगा कि आपका क्रिकेटर वापस अगर जब पाकिस्तान टीम से आता है तो वो घर लेटे बगैर ये कहे कि मैं ग्राउंड में जाके परफॉर्म करूंगा, ताकि मेरे ऊपर जो है पीसीबी की नजर पड़ेगी, सिलेक्टर्स की नजर पड़ेगी। जब इतनी कंपेटिटिव क्रिकेट होगी तो डेफिनेटली क्रिकेटर भी आएंगे, लेकिन आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो कंपेटिटिव होती नहीं है। अभी प्रेसिडेंट ट्रॉफी का यहाँ पे पिंडी में फाइनल हुआ, किसी को पता ही नहीं है कि फाइनल हुआ नहीं हुआ। उधर जो है वो इलेक्शन चल रहे हैं, इधर फाइनल चल रहे हैं, उधर रिजल्ट्स आ रहे हैं इलेक्शन के, इधर फाइनल चल रहा है। तो इस तरह की, और इवन मैं एक और आपको बात बताऊं, जब पिछले दफा आपसे हम वर्ल्ड कप में सुबह सुबह आके बात करते तो उस वक्त यहाँ पे फर्स्ट क्लास सीजन चल रहा था। तो वर्ल्ड कप के दौरान फर्स्ट क्लास सीजन चलना, T20 वर्ल्ड कप के दौरान फर्स्ट क्लास सीजन चलना, पीसीबी भी ना कहीं छुपाती है अपने आप को, क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास में इतनी फैसिलिटीज नहीं है, और फर्स्ट क्लास में अगर मीडिया ज्यादा इन्वॉल्व हो गया तो हमें एक्सपोज करना स्टार्ट कर देगा। ना हमारे पास रूलर्स हैं, ना हमारे पास पिचेस अच्छी है, ना हमारे पास ग्राउंड अच्छे हैं। तो पीसीबी को भी अपने एंड पे फर्स्ट क्लास तो मैचेस इस तरीके से शेड्यूल किए जाते हैं कि वो लोगों की आंखों से ओझल हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और पीसीबी को ना ये तमाम स्ट्रक्चर को ठीक करना होगा, उसके बाद फिर ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। और हसनैन, एक बैड पैच जो हम देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम पर या पाकिस्तानी प्लेयर्स पर, वो एशिया कप से शुरू हुआ, फिर हमने वनडे वर्ल्ड कप में भी देखा, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी देखा, हमने न्यूजीलैंड की सीरीज में भी देखा। उसके बाद से अब हम ये देख रहे हैं कि जो बॉलर्स हैं हमारे, फास्ट बॉलर जो हमारी पेस बैटरी कहा जाता था बड़ी जबरदस्त है, उस पर बड़े क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। पहले नसीम शाह इंजर्ड हुए हैं, अब हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए हैं, शाहिन शाह की भी वो परफॉर्मेंस नहीं है जब से वो इंजरी से वापस आए हैं। अगले T20 वर्ल्ड कप में फिर आप क्या देख रहे हैं? कौन से ऐसे नए प्लेयर्स हैं जिनको एडअप करेंगे तो वही पेस बैटरी जो कि पहले मानी जाती थी, अंडर 19 से कोई लड़के उठाए जाएंगे, क्या किया जाएगा? देखिए, अंडर 19 वालों की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। एक तो शाहिन शाह अफरीदी है ही है, वो आपके सुपरस्टार बॉलर हैं, उनको अपने साथ रखना ही है। अगर वो आउट ऑफ फॉर्म भी है तो उनका एक इम्पैक्ट जरूर है। दुनिया के जो कमेंटेटर्स हैं, दुनिया के जो अगले खिलाड़ी हैं, वो उनसे डरते जरूर हैं। दूसरा, नसीम शाह की वापसी हो चुकी है। नसीम शाह मुझे बहुत ही अच्छे लगे, उसी तरह स्विंग करते हैं, उसी तरह सीम करते हैं। और तीसरा जो जमान खान है, उनको तो अपने साथ कैरी करना है। अब कौन से नए लोग ऐसे हैं जो हम पीएसएल की बुनियाद पर लेके जा सकते हैं? एक मोहम्मद अली डेजी है, उनको आप पीएसएल की बुनियाद में लेके जा सकते हैं, या मीर हमजा है। इनकी जो बॉलिंग है वो
ऐसी बॉलिंग है कि इनको हम पीएसएल की बुनियाद में लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी रिस्क इन्वॉल्व होगा। पीएसएल की बुनियाद में हमने देखा कि हम जितने भी प्लेयर्स को माजी में भी आजमाते रहे, जिस तरह आप देख लें एक दो मिसालें इस तरह की। ठीक है हसनैन, सॉरी टू इंटरप्ट, कथा कलामी की माजरत, टाइम कम है। मुझे बताइएगा मोहसिन नकवी के हवाले से, जिस तरह से पंजाब में हमने देखा बड़े एक्टिव हमें दिखाई दिए जब वो पीसीबी को हेड कर रहे हैं, तो जो टीम के दरमियान पॉलिटिक्स हैं या और मसले मसाइल हैं, प्लेयर पावर है, उसको कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए मोहसिन नकवी के वाले से एक बात मैं आपको बताता चलूं कि वो अपने इर्द गिर्द जो 4-5 लोग हैं उनको डेपुटेशन पे ले हैं पंजाब गवर्नमेंट से पीसीबी में, और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी पीएसएल खत्म होने के बाद जो उनके 3-4 डिसीजंस होंगे वो अच्छे होंगे। और मोहसिन नकवी ने जिस तरह सूबा पंजाब चलाया है या जिस तरह अपना एक न्यूज चैनल चलाया है, अगर उसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला दिया तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अच्छे दिन स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं उन तमाम मसाइल के हवाले से जिसका आप और हम दोनों ही शिकार हैं। और ब्रेक में मैं और ज़रिया भी ये डिस्कस कर रहे थे कि बिजली की कीमतें तो एक तरफ बढ़ाई गई हैं, लेकिन जो बिला वजह के टैक्सेस हैं वो लगाकर आवाम पर जो बोझ डाला जा रहा है उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं कि हर किस्म का जो टैक्स है वो बिलों में लिया जा रहा है। बिजली की बढ़ती कीमतों ने हर खास आम को परेशान कर रखा है। गर्मी के दिन भी करीब आ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा किया जा रहा है। लोगों की परेशानी भी हमें दिखाई दे रही है कि जो किचन के अखराजात हैं वो ही मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में जो बाहरी बिलों की अदायगी है वो किस तरह से होगी। इसी से जुड़ा हुआ मामला है कि ओवर बिलिंग जिस तरह से की जा रही है, जिस पर अब लेस्को और नेप्रा के दरमियान भी ओवर बिलिंग का जो तनाज़ा है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। बिल्कुल, फिर हमने देखा कि नेप्रा ने लेस्को चीफ से ओवर बिलिंग छुपाने के इल्जामात पर वजाहत तलब कर रखी है और नेप्रा हुकाम लेस्को के तमाम डिविजन्स का ओवर बिलिंग का जो डेटा है उसको तलब कर लिया गया है और 27 फरवरी तक तमाम डिविजन्स में ओवर बिलिंग का डेटा जो है वो फ्राहम कर दिया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हैं अदनान अजीज, उनसे मजीद जानेंगे। अदनान बताएगा अब ये क्या मामला है, ओवर बिलिंग इन तमाम कंपनीज की जानिब से क्यों की जा रही है, और ये जो तनाज़ा है अब नेप्रा के बीच में, लेस्को के बीच में या बाकी जो दीगर कंपनीज हैं, ये सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए तनाज़ा है या फिर ये आपस में मिले हुए हैं, सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है? देखिए अनवार, अभी आपने ये जो बात की है कि सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए जो तनाज़ा बनाया गया है, क्योंकि इससे पहले भी नेपरा की जानिब से लेस्को को मुतअद्दद बार ओवर बिलिंग के हवाले से नोटिस भी जारी हुए, लेकिन नोटिस के जवाब तो दे दिए जाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद तो नहीं होता। लेकिन दूसरी जानिब जो सबसे जो बड़ा मसला आ रहा है इस वक्त, आप ये देखें कि जनवरी के माह में तकरीबन 830 अरब की बिलिंग की गई है। तो अगर इस पर बाकायदा अगर नेपरा नोटिस ले तो 830 अरब की जो बिलिंग है इसमें जो तकरीबन बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है जो लेस्को की जानिब से इसमें ये शामिल किया गया, उसमें ओवर बिलिंग भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ओवर बिलिंग के साथ साथ जो अवाम का जो खून निचोड़ रहे हैं वो टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा है। ये आपका अलमिया भी और ये मेरी भी यही परेशानी है कि जब हमारे घर में बिजली के बिल डिलीवर होते हैं तो हम कोई चीज़ नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी जो आखिरी तारीख का बिल जमा करवाने की, यानी कि ये नहीं देखना कि इस पर बिल के यूनिट कितने चार्ज किए हैं, इस पर गवर्नमेंट की जानिब से टैक्स कितने लगाए गए हैं। सिर्फ हमने सिर्फ ये देखना बिल मसूल हुआ, हाँ ये तो कल की आखिरी तारीख है, बस फौरन बिल जमा करवा दें। यानी कि हमारी अवाम को इतनी खामोशी से लूटा जा रहा है कि इस वक्त लेस्को की जो बिलिंग है वो 830 अरब है और उसका जो 8वां हिस्सा है उसमें टैक्सेस शामिल है जो तकरीबन कि हमारे पास वसाइल नहीं है। लाइन लॉसेस का मसला शुरू हो जाएगा जैसे जो ही अभी गर्मियों का बाकायदा तौर पर आगाज होगा, क्योंकि फिर ट्रांसफार्मर्स भी हम देखते हैं कि आए रोज हर गरीब मोहल्ले में खराब हो रहे होते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई ट्रांसफार्मर ठीक हो जाए। और मैं बहुत ही बुनियादी सा केस, अभी मुझे अनवार अपने एक घर का बिल दिखा रहे थे, एक अपनी जगह का, तो वहां पर कुछ टैक्सेस तो मुझे समझ में आए, लेकिन एक था फर्दर टैक्स। मैं वही डिस्कस करने वाला था कि ये बिल अभी मेरे हाथ में मौजूद है जहां पर ये मेंशन है कि बिजली इस्तेमाल की गई है 19,000 रुपए की, और अब इस पर टैक्सेस सुन लीजिएगा। जीएसटी है 5,116, इनकम टैक्स है 4,308 रुपए, उसके बाद हम आ जाते हैं एक्स्ट्रा टैक्स की तरफ जो कि 2,842 रुपए है, फर्दर टैक्स 1,137 रुपए, ये मेरे घर का बिल है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद जीएसटी डेफर्ड अमाउंट है 309 रुपए, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं 6,085 रुपए, उसके बाद आप लगाए रिटेलर टैक्स लगाया गया है 2,132, और एक और टैक्स है जिसका कोई नाम मेंशन नहीं है, फिर क्वार्टर टैक्स एडजस्टमेंट है 2,020 रुपए, यानी कि 50,000 का बिल था, 19,000 की बिजली इस्तेमाल की,
31,000 रुपए के टैक्सेस आए हैं पढ़ते पढ़ते मेरी जबान खुश्क होगी। और इन टैक्सेस की मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किसको जा रहे हैं। इतनी ओवर बिलिंग हो रही है तो फिर लेस्को तो बड़े प्रॉफिट में चल रहा होगा। अनवार, अभी एक लेस्को के एक अफसर से इसी मौजूद में बात हो रही थी। उसने आगे से एक बहुत ही दिलचस्प बात की। उसने आगे पंजाबी में ये कहा कि रोटियां खान नू बंद है तो डांगा खान नू रेच, यानी कि टैक्स करना जो है हमारा काम है और जो FBR की ड्यूटी बनती है कि वो जो लेस्को के जो बिलों की मद में टैक्स कलेक्ट किए जा रहे हैं ये FBR का काम है। और क्योंकि रोटियां इसलिए उसने कहा है कि वो खाना तो वो अपना जो नंबर वो बना लेते हैं FBR वाले, जी हमने इतने की रिकवरी कर ली है, लेकिन रिकवरी लेस्को कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब क्योंकि लेस्को जब मुख्तलिफ दफातर के हवाले से जब बिलिंग, क्योंकि भारी भरकम बिल मसूल हो रहे हैं, उसमें दर्जनों टैक्सेस है, उसमें फर्दर टैक्स भी, एक्स्ट्रा टैक्सेस भी हैं। लेकिन जब अवाम उनसे जब अवाम बिल पे करती है तो वो जो रुख करते हैं वो लेस्को के दफातर का करते हैं, क्योंकि बिल तो लेस्को दे रहा है। वो इसलिए कह रहे हैं कि डांगे हमें बढ़ती हैं और जो टैक्स जो क्रेडिट है वो FBR वाले ले लेते हैं। तो इस वजह से FBR को वैसे ही खत्म कर दे टैक्सेस अगर हमने इकट्ठे करने हैं तो, क्योंकि यहाँ पे जो सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि FBR पर वजन डाल रहे हैं तो फिर लेस्को किस उसमें आके उजलत में आके किस किस्म की टैक्सेस भेज रहा है? टैक्सेस देने का क्राइटेरिया क्या है? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को ही बता दें कि भाई क्यों लूट रहे हैं। इसमें अगर क्राइटेरिया की बात करें जो, हाँ मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। जो अगर इसमें क्राइटेरिया की बात करें ना तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री सार्फिन है, उसके अलावा जो कमर्शियल सार्फिन है, उसमें क्योंकि जो वहाँ पे जो लेस्को के जो सार्फिन है उनको तकरीबन 5% टैक्स लगाया गया है जो उनसे वो बाकायदा बिलों में वसूल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अनवार सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको याद होगा कुछ अरसा कबल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बिलों की मद में लगकर भी आया था, क्योंकि वो भी आवाम से वसूल किए जा रहे थे। उसके बाद कोर्ट के अहकामात पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट थोड़े देर के लिए खत्म कर दिया गया, लेकिन वो खत्म नहीं किया गया था, वो सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप दिया गया था, उसको सिर्फ डेफर्ड कर दिया गया था। लेकिन अब जैसा कि जनवरी के जो बिल मसूल हुए हैं उसमें FPA जो है वो इंस्टॉलमेंट की मद में पे किया जा रहा है। अगर आपके हाथ में बिल है तो आप उसके बिल के दाएं तरफ देखिए, बकायदा वहां पे मेंशन है कि FPA इंस्टॉलमेंट, यानी कि हमारी आवाम को ये नहीं पता कि कुछ अर्सा कबल जब इन्होंने एहतजाज किया था तो FPA इंस्टॉलमेंट जो है वो उनसे FPA इंस्टॉलमेंट की मद में वसूल भी किया जा रहा है और हम खामोशी से उसको पे कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने इतना एहतजाज किया, दफातर का घेराव भी किया, कोर्ट भी गए, लेकिन वो तो फिर आपसे पे कर रहे हैं। अवाम को इतनी समझ नहीं है कि सिर्फ ये एक आखिरी तारीख के अलावा कुछ और भी बिल में चेक कर सके कि जिसके लिए हम आप लड़ रहे हो अपने बिलों के लिए, महंगाई के लिए, जो भारी भरकम आपको बिल चार्ज हो रहे हैं, आपको यूनिट चार्ज हो रहे हैं, लेकिन जो आपको FPA है वो तो अभी पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट की मद में, वो भी अरबों रुपए की रकम बनती है। FPA अलग है, लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि अवाम एहतजाज नहीं कर रही और जो इंडस्ट्री के जो कनेक्शन है जिसमें FPA के अलग से बिल भिजवाए गए हैं और बाकायदा उनको कहा जा रहा है कि ये कोर्ट के नोटिस हैं, ये आपको जमा करवाने पड़ते हैं। अगर वो शाम से पहले या उसकी जो मुकर्रर तारीख है जो बिलों की, अगर वो जमा नहीं करवाते तो लेस्को फौरी तौर पर कनेक्शन काट देता है और आगे से जवाब सार्फिन को ये मिलता है जी हमारा ऑर्डर नहीं है, ये आप कोर्ट में गए थे, ये कोर्ट के डिसीजन है कि आपके कनेक्शन काटने हैं। जब तक आप FPA पे नहीं करेंगे, अगर वो कहते हैं कि हमारी डेट एक्सटेंड कर दें, हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं है, क्योंकि FPA की जो रकम है वो भी लाखों में बनती है, तो वो आगे से उनकी डेट एक्सटेंड भी नहीं की जाती, जिसके जो सार्फिन है वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो लेकिन ये जो ओवर बिलिंग का मामला है अदनान, ये कोई आज का नहीं है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाई अनवार सिर्फ इतनी सी बात है कि ओवर बिलिंग हमारे जो लेस्को की जो डिवीजन है उसमें मैं उसके बाकायदा मैं नाम मेंशन कर देता हूँ। बागबानपुरा डिवीजन, कोट लखपत डिवीजन, शालामार डिवीजन, ये वो एरिया है जो जहाँ पे जो यानी कि जो ये देहाती एरिया, यहाँ पे बीड़ी चोरी बहुत ज्यादा है। बीड़ी चोरी को अपने लॉसेस पूरा करने के लिए फिर लेस्को की मजबूरी है कि ओवर बिलिंग कर सके, क्योंकि अगर ये ओवर बिलिंग नहीं करेंगे तो नेपरा इनको हर माह कटहरे में खड़ा करेगा कि आप आके जवाब दें कि इतनी ओवर बिलिंग, इतनी लॉसेस आपने कैसे पूरे करने हैं। दूसरी जानिब यह है कि लाहौर शहर में इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद है, अभी जैसा कि ज़रियाब ने बात की थी कि ट्रांसफार्मर जो है वो रिपेयर नहीं हो पाए, तब्दील नहीं हो पाए। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि इस वक्त लाहौर शहर के तकरीबन 90% से ज़ायद जो ट्रांसफार्मर है वो ओवरलोड हो चुके हैं, उसको तब्दील नहीं किया गया, उनके पास सामान नहीं है। इसका जो खमियाजा है वो आने वाले वक्त में, यानी कि जब गर्मी आएंगी तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होंगे, इनके पास रिपेयर करने के लिए। तो इसका मतलब अदनान फिर यही है कि गर्मियां आने वाली हैं, सबको अपना अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए, इंतजाम कर लेना चाहिए, अपने UPS रेडी कर लें, सोलर रेडी कर लें, जनरेटर रेडी कर लें। फिर हम ये एक्सपेक्ट तो ना करें कि जो भी नई हुकूमत आ रही है वो भी कोई रिलीफ दे पाएगी। अच्छा नहीं, लेकिन अनवार यहाँ पे मेरा एक सवाल आप ही से, आप ही कह रहे हैं कि अगर सोलर रेडी कर लें, आपने अपने घर में सोलर लगा रखा है, -163 आपकी यूनिट लेस्को के पास है, इसके बावजूद मुझे 50,000 का बिल है, जो कि मैं थोड़ी देर में अदनान को भेजने वाला था
कि मुझे जरा चेक करके बता दें कि -163 यूनिट मेरे पास मौजूद हैं, उसके बावजूद मुझे 50,000 का बिल क्यों आया? ये वाला हाल है भाई यहाँ तो। जी अदनान, ये भी हो रहा है लोगों के साथ। अभी आपने कहा ना कि ये भी हो रहा है, अभी आपने कहा ना कि इसका मतलब हम खुद इंतजाम कर ले। सोलर कितनी देर, सोलर के अलावा जो यूपीएस है वो कितना टाइम निकाल देगा आपका? क्योंकि जितने जो ट्रांसफार्मर की सूरत हाल है, अगर एक ट्रांसफार्मर को रिपेयर करें ना तो 6 से 7 घंटे दरकार होते हैं उसको रिपेयर करने में, तो 7 से 8 घंटे उसके बाद परमिट लेना है, शट डाउन करनी है। उसके अलावा ये है कि वहाँ से ट्राली आएगी, पीटीसी परमिट नहीं दे रहा, जीएसओ वाले काम नहीं कर रहे, यानी कि 10 घंटे। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये सबसे ज्यादा लाहौर का कंजेस्टेड एरिया है, लाहौर का जो गुलबर्ग का इलाका है लिबर्टी सब डिवीजन में। यहाँ पे भी अगर अभी गर्मियां अभी स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो रमजान आने वाला है, तो यहाँ पे अगर एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो यहाँ पे भी 7 से 8 घंटे बिजली बंद रहती है। उसका भी खमियाजा अवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सोने पे सुहागा एक और बात, यानी कि अगर किसी इलाके में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाए तो अथॉरिटी के पास ट्रांसफार्मर नहीं है, उसको रिपेयर करने के पैसे है वो भी मोहल्ले वाले इकट्ठे करके लेस्को वालों को देंगे। जनाब ये पकड़े हमारे 50, 60, 70 हज़ार रुपया जो आपका बनता है, हमारा ट्रांसफार्मर रिपेयर कर दे। क्यों कि उनको चाहिए होती है बिजली। तो रही बात ये कि आने वाले वक्त में जब तक आप यानी कि सोलर पे मुंतकिल नहीं होगे इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पे यूपीएस काम करेगा, सोलर की तरफ ये आना चाह नहीं रहे। आप अभी अप्लाई कर दें लेस्को में कि जनाब मेरे घर में 25 kV का जो ट्रांसफार्मर लगा दे, सोलर लगा दे, तो वो आपको आगे माकूल सा जवाब देंगे, जनाब हमारे पास तो मीटर नहीं है, हमारे पास अमला नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। और चले आप इस टॉपिक की तरफ भी आगे, बेहतर हो गया। हम ये चाह रहे थे कि हम इस पर भी बात करें कि जो लोग भी सोलर इंस्टॉल करवा रहे हैं, जब वो वापडा के पास जा रहे हैं उस नेट मीटरिंग के लिए, वो ग्रीन मीटर लेने के लिए, तो अब लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपया उसकी फीस भी ली जाती है। ये तो आप फीस की बात कर रहे हैं अनवार, जो एलएस है ना, जो खाली एनओसी देने का वो 30,000 फिक्स रेट है उसका, साइन बात की बात है। यानी कि एलएस ने जो सिर्फ साइड जाकर साइड चेक करनी है, उसके बाद फिर जब आपको ग्रीन मीटर मिलना है तो लाइनमैन को आपने साथ ले जाने के लिए, जब तक उसकी जेब में आप 1000 रुपया नहीं डालेंगे ना, वो भी आपके साथ नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे पास, क्योंकि अगर आप उसके अफसर को भी कहेंगे ना जनाब हमारा ग्रीन मीटर आ गया, बराए मेहरबानी घर में इंस्टॉल कर दें, तो आगे से जवाब ये मिलेगा हमारे पास तो स्टाफ ही नहीं है। अब लाइनमैन के पता करते हैं, उसी लाइनमैन को आप 2000 दे, 15 मिनट में आपका मीटर भी इंस्टॉल कर देंगे पकड़ के वो। क्यों? क्योंकि उस तरफ ये आना चाह ही नहीं रहे। जब तक इस तरफ नहीं आएंगे आवे का आवाज बिगड़ा हुआ। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, ओवर बिलिंग बहुत ज्यादा है, टैक्सेस बहुत ज्यादा है, लॉसेस बहुत ज्यादा है, रिकवरी जो है वो सिर्फ एडवांस ये बिलिंग की जा रही है। इंतजार करें कि लोग जो हैं वो एहतजाज की कॉल दें, क्योंकि मुझे लगता है शायद अवाम के एहतजाज से कुछ बन सकता है। इदारों के दुकान पर कोई जू नहीं रूंगी। उससे क्या बना? उससे एहतजाज से जरिए क्या बना था? एफपीए के हवाले से एहतजाज किया तो था अवाम ने, दफातर के रुख किए तो थे, वहां पे जाके गिराव किया तो था, लेकिन क्या हुआ? उनको डेफर्ड कर दिया अमाउंट को, अवाम को ठंडा कर दिया। उसके बाद जब अवाम खामोशी से बैठ गई तो उनको इंस्टॉलमेंट की मद में वही टैक्सेस दोबारा वसूल भी कर लिए, तो उस वक्त तो अवाम नहीं बोली। इसके लिए ये कि जब तक अवाम चले ठीक है ना, ये भी बताइएगा, अब नई हुकूमत हम देख रहे हैं कि पंजाब में जिस तरह से आज बनने जा रही है, वजीर आला का इंतखाब होने जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि नई हुकूमत को रिलीफ दे सकेगी? रमजान भी आ रहे हैं, वफाक में भी बनने जा रही है, वफाकी मामलात हैं, ये सब आपको लगता है कोई रिलीफ दे सकेगी हुकूमत? अनवार वादा तो इन्होंने किया था कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री, जो हम फ्री यूनिट देंगे, तो अभी कल की बात है। इनकी जो तर्जुमान ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी दी है कि IMF की शरत से जो है वो मशरूत होगी, जैसे वो IMF कहेंगे तो हम कर लेंगे। आपके सामने रिलीफ मिलना शुरू हो तो गया है, वादा किया था 300 यूनिट फ्री देने का, और साथ ही उनका बयान भी आ चुका है। लेकिन ये जो बात थी ये जलसे में नहीं बताई गई थी कि IMF की शर्त से मशरूत होगा ये तमाम मामला, और तीनों जो सियासी जमातें थी उनके टोटल यूनिट अगर हम मिला ले तो 800 यूनिट बनते हैं, और ये तमाम जमातें मिल चुकी हैं, तो 800 यूनिट अवाम को मुफ्त देना शुरू कर देना इन्हें चाहिए। बहुत शुक्रिया अदनान अजीज, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड। वंस अगेन जनाब, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं, और चूंकि कुछ ही देर बाद पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो शुरू होने वाला है, और नामजद वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वो ये मुतवक्के तौर पर आज वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं। तो उसी सिलसिले में बात कर लेते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली गोहर बलोच साहब। तो सबसे पहले क्यों ना वफाक के हवाले से बात की जाए, क्योंकि MNA है, फिर उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि जो इस वक्त सिचुएशन है वो किस
तरफ जा रही है, तो जरा उस मामले पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है अली साहब, इस मामले पर मैं आपका कमेंट चाहूंगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से जो कहा जा रहा है कि इजलास अभी वो नहीं बुलाएंगे और उनके पास ये हक महफूज है कि 15 दिन तक वो किसी भी समरी को आईनी तौर पर रोक के रख सकते हैं। इस हकदार की स्टेटमेंट ये सामने आ रही है कि अगर वो इजलास नहीं बुलाएंगे तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली इजलास को बुला सकते हैं। अब इस मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आईनी तौर पर आइन में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि 21 डेज के अंदर जो है वो इजलास कौमी असम्बली का होगा, और जब 21 डेज हो जाएंगे तो इजलास ऑटोमेटिकली होना है। इसके अलावा आइन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि इस वजह से डिले हो सकता है। कहीं आइन में ये नहीं लिखा कि कोई सीट्स पेंडिंग है तो उस वजह से इजलास को पेंडिंग कर दें, या कोई और मसला है तो पेंडिंग कर दें, लिहाजा इजलास तो होना ही है। और डार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, स्पीकर को ऑलरेडी इख्तियार हासिल है, वो दायर रास्त इजलास बुला सकते हैं, और आइन में भी ये लिखा है इजलास तो होना है। मेरा ख्याल है जिस तरह से साबका दौर में भी वो एक खास पार्टी के प्यादे के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, और हमेशा उन्होंने कोई ना कोई सदर बनने के बाद कोई ना कोई गैर कानूनी रास्ता ही इख्तियार किया, और आइन को ही हमेशा सोपटाज किया। लेकिन अली गौहर साहब, जब आइन उन्हें ये इख्तियार दे रहा है तो उसके बावजूद क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि वो अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहे हैं या वो गैर आइनी तरीके से इस किस्म की कॉल दे रहे हैं? जी बिल्कुल, वो आइन को, जब आइन में मैंने अर्ज किया कि वाज़ेह लिखा हुआ है कि 21 दिन के अंदर इजलास होना ही होना है, तो इस चीज का तो कोई उससे वो नहीं है कि वो समरी जो वापस भेज दें और दोबारा है, उसमें स्पीकर को भी इख्तियार है। और आइन में ये लिखा है कि 21 दिन में इजलास होना है, तो इजलास ना होने वाली तो कोई सूरत ही नहीं है, वो ना भी करें, क्योंकि वो अपनी, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि वो आइन को सोपताज करने की अपनी रवश पर कायम है, लेकिन इजलास इसके बावजूद हो रहा है और होगा इजलास। मकसूद रिश्तों के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन का मामला ताहाल पेंडिंग है ना? फिर तो वो देखें कि किसी जगह पर कानूनी तौर पर नहीं लिखा हुआ कि सीट का मामला पेंडिंग हो तो इजलास नहीं होगा, हुकूमत नहीं बनेगी, असम्बली अपना जो है वो मतलब आईनी किरदार अदा नहीं करेगी। सीट्स का मामला, सीट्स के मामले इलेक्शन कमीशन में और उनके मामला वो चलते रहते हैं, वो एक अलग कानूनी मतलब है कि तरीकेकार है, उसके मुताबिक वो मामला वो डिसीजन इलेक्शन कमीशन। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं फिर डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों यूज किए जा रहे हैं? क्या फायदा होगा सदर मुमलिकत को? उनका टेन्योर भी कंप्लीट हो चुका है, एक अच्छे नोट पर इख्तिताम कर सकते थे। मेरा जाती ख्याल ये है कि चूंकि वो पहले भी जब गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ी गई थी और उसमें भी मतलब है कि वो अदालत ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि वो एक गैर आईनी कदम था, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई सेफ पैसे ढूंढ रहे हैं और निजाम को डीरेल करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं, सिर्फ अपनी नीयत जाहिर करते हैं, अगरचे उनके पल्ले कुछ नहीं बढ़ता। तो फिर रमजान से पहले हुकूमत, आप देख रहे हैं कि हुकूमत बन जाएगी, अवाम को रिलीफ भी देना है, अवाम भी इस इंतजार में बैठे हैं एक मुंतखब हुकूमत आए, अवाम को रिलीफ दे। और उससे पहले ही हम देख रहे हैं जो बिजली के बिलों को भी हम अपने सेगमेंट में डिस्कस कर रहे थे, जिस तरह से टैक्सेस की भरमार है, ओवर बिलिंग की जा रही है, तो आपको लग रहा है कि रमजान से पहले हुकूमत बन जाएगी? जी देखें, उसमें बड़ा वाज़ेह है, दायरे स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद अगला मरला जो है वो प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब का है, और उस हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल लग ही रहा है कि रमजान शरीफ के पहले ये तमाम जो कानूनी और आईनी अमल है ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। और जाहिर है कि हुकूमत बनेगी तो फिर हुकूमत को चैलेंजेस तो है, और उन चैलेंजेस से जाहिर है कि अब एक चाहे मखलूत हुकूमत है लेकिन अवाम का मैंडेट है इन लोगों के पास, तो जाहिर है कि वो डिलीवर करने के लिए हुकूमत बनी और इंशाल्लाह डिलीवर करेगी, हमारी तवक्कुआत। ठीक, अच्छा अली गौहर साहब, हम वफाक के हवाले से तो बात कर ही रहे हैं, जरा पंजाब के हवाले से भी बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब बनने जा रही हैं मरीम नवाज साहिबा, क्या लगता है आपको? वफाक में तो हम देख रहे हैं कि मखलूत हुकूमत को या आपके वज़ीर-ए-आज़म को बड़े से मसाइल जो हैं वो दरपेश होंगे, लेकिन पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और यहाँ के मसाइल भी उतने ही ज्यादा हैं। आपको लगता है कि मरीम नवाज साहिबा बड़े ऐसे तरीके से पंजाब के जो चैलेंजेस हैं उसको काउंटर कर पाएंगी? आपको इनिशियली क्या चैलेंजेस लग रहा है कि सबसे ज्यादा उनके लिए इनको मैनेज करना थोड़ा जरूरी भी है लेकिन मुश्किल भी होगा? देखें, मरियम नवाज साहबा जो है वो उनके पास जिस तरह से कि आपने देखा कि उन्होंने अपनी पार्टी को उस वक्त पे लीड किया जब पार्टी मुश्किलात में घिरी हुई थी, जब उनके ऊपर और उनके खानदान पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, तो वो एक
मतलब है कि वो उसके आगे उन्होंने डट के मुकाबला किया और उन चीजों से घबराई नहीं है, बल्कि अपनी पार्टी को भी हौसला दिया। मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक वो बखूबी ऐसन पंजाब को चलाएंगे और इंशाल्लाह जो पिछले 5 साल में इन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क किया, कभी वसीम अकरम प्लस और कभी परवेज इलाही साहब को बिठा गए, तो मैं समझता हूँ कि वो जो शहबाज शरीफ साहब पंजाब छोड़ के गए थे, हमने उसकी बहाली करनी है और उसमें मजीद बेहतरियां लानी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर में पिछले 5 साल के अंदर कोई एक भी टीचर भर्ती नहीं किया गया। आप अंदाजा करें कि इतना बड़ा सूबा है और जिधर ये सेहत की बातें करते थे, अस्पताल दवाइयों से खाली हो गए, सेहत कार्ड के नाम के ऊपर बड़े बड़े फ्रॉड किए गए। तो इंशाअल्लाह ताला मरियम साहब को इन तमाम सूरत हाल का मतलब बखूबी अंदाजा और एहसास है और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला लेकिन चैलेंजेस भी तो होंगे। जिस तरह से पंजाब असेंबली में हम देख रहे हैं कि पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो चुकी है। मरीम नवाज की सियासत की जिस तरह से आपने बात की है, जिस दौर में उन्होंने सियासत शुरू की है, उनके खानदान पर मुश्किल वक्त था और यही कहा जा रहा है कि अब वो बदले की सियासत ना करें। बहुत से हल्के कह रहे हैं कि अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लें और कामों पर अगर फोकस कर लें तो फिर वो मतलब सर्वाइव भी कर सकती है, लेकर चल सकती हैं। देखें, बात यह है कि मरियम साहिबा तो इस लिहाज से बड़ी नरम मिजाज है, गुस्से वाली बात नहीं है। जब आप अपने सियासी मुखालफीन और जब मुजालिम का मुकाबला करते हैं तो फिर आपके जज्बात होते हैं, लेकिन वो अवाम के लिए और उसी अवाम के लिए दर्द दिल रखने वाली एक मतलब है कि एक मजबूत असाब की मालिक हैं और उन्होंने ये साबित किया है कि उनमें लीडरशिप के तमाम जो है वो मौजूद है उनमें औसाफ। और इंशाअल्लाह ताला पंजाब की अवाम की तवक्कुआत भी है। मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज साहिबा से बेहतर चॉइस और शहबाज शरीफ साहब के बाद पंजाब के लिए नहीं थी। हमदा शहबाज साहब ने भी बड़ा अच्छा चलाया, लेकिन इस दफा उनकी पार्टी ने डिसाइड किया कि उनकी खिदमात वफाक में दी जाएगी। ये तो फैसले नवाज शरीफ साहब करते हैं और वो खानदान के भी सरबराह हैं, पार्टी के भी सरबराह हैं, तो लिहाजा जिसको जो जिम्मेदारी सौंपेंगे वही बंदा उस जिम्मेदारी को अदा। लेकिन अली बलोच साहब, पार्टी को लीड करना, पार्टी के सियासी मामला देखना, जिसकी सियासती फर्द वाहिद की गिर्द घूमती हुई मैं बड़े मियां साहब के हवाले से बात कर रही हूँ, वो मामला को देखना एक बहुत अहम और अलग मामला है और सूबे की हुकूमत को लेकर चलना ये तमाम तर मामला अलग हैं। अपने मुखालिफ बानी पीटीआई के बारे में भी उनका यही बयान होता था कि जिसने कभी काउंसलर के ओहदे पर काम नहीं किया उसके हाथ में पूरा मुल्क थमा दिया गया। मरीम साहिबा के पास भी माजी में ऐसा कोई ओहदा मौजूद नहीं था, लेकिन आज सूबे की हुकूमत उनके आगे हवाले की जा रही है। देखिए, मरियम साहिबा के पास नवाज शरीफ साहब का विजन है, उनके चचा शहबाज शरीफ साहब की साल की पंजाब के लिए खिदमात और कारकर्दगी और मुशावरत मतलब है कि उनके पास मौजूद होगी। तो मैं समझता हूं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो एक कामयाब वजीर आला साबित होंगी इंशाल्लाह। ठीक है। और रमजान मुबारक तो हम देख रहे हैं कि फिर मरीम साहिबा का जो पहला इम्तिहान है वो रमजान मुबारक में ही होने जा रहा है, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होते आया कि रमजान के दिनों को मुनाफा वक्त समझा जाता है। अवामी रिलीफ का जो प्रोग्राम है उसकी भी बड़ी सख्त निगरानी की ज़रूरत है। तो शुरू में ही इन मामलात को किस तरह से वो डील करेंगी, क्या प्लानिंग क्या की गई है? देखिए, बात यह है कि ये वो पंजाब नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब छोड़ कर गए थे। आज के पंजाब और आज के पाकिस्तान को बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और जाहिर है कि अब इन गंभीर हालात से पंजाब को और पाकिस्तान को निकालना जो है वो बड़ी मेहनत और बड़ी हौसले वाला काम है। तो यही मैं कह रहा हूं कि जाहिर है कि उन हालात में बेहतरी लाने के लिए जो बिल्कुल इब्तदाई टाइम होगा, जाहिर है कि उसमें मामलात को बेहतर करना है, कुछ ना कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि एक खास अरसे के बाद हम दोबारा फिर उन चीज़ों में रिफॉर्म। और मरियम साहिबा ने तो अपना एक बड़ा एजेंडा जो है वो आवाम के सामने रख दिया है। 2-3 दिन पहले आप में भी मीडिया के ऊपर वो सारा कुछ आया, तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटी, अपनी तरजीहात, जिसमें उन्होंने हर शोबे का अहाता किया है जो पंजाब का। लेकिन अली गौहर बलोच साहब, उन्होंने हमें जलसों में ये नहीं बताया था कि वो जो 300 बिजली के यूनिट हैं वो IMF से मशरूत होंगे। अब इसका इस बयान का हम लोग क्या करें? देखिए, बात ये है कि इन तमाम ये वो चैलेंजेस हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त तरफ इशारा किया है और बिल्कुल
कहा गया था कि अवाम को रिलीफ मिलना भी चाहिए, और हमदा शहबाज साहब ने दिया था। उस वक्त मुझे याद है कि पीटीआई वाले अदालतों में चले गए थे उसके खिलाफ। तो उसका भी कोई ना कोई हल ढूंढा जाएगा। उसके और तरीके भी हैं, लोगों को जो है, जो मतलब है कि जिनकी बिल थोड़े आते हैं, यूनिट कम इस्तेमाल होते हैं, उनको सोलर पे कन्वर्ट किया जा सकता है, सोलर में उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है। इसके अगर इरादे आपके पुख्ता हों तो हल निकल आते हैं, अगर आप डिलीवर करना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और नाज़रीन, अभी बराह रास्त हम चलेंगे ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद पंजाब असेंबली के बाहर ही मौजूद हैं। 11 बजे इजलास होने जा रहा है। नवीद, हमें अपडेट कीजिएगा, अब इस इजलास के लिए कौन कौन यहाँ पर पहुंच चुका है? मरीम नवाज साहिबा, उनकी जो टीम है, वो तमाम लोग पहुंच चुके हैं। इंतजाम कैसे आप देख रहे हैं, खासतौर पर सिक्योरिटी के हवाले से? का ऐलान किया जाएगा स्पीकर। जी बिल्कुल नवाज, सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो बिल्कुल जो है वो बहुत आला किस्म के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, और तकरीबन इर्द गिर्द के जितने भी रोड है उनको वहाँ पर जो है वो वहाँ पर खारदार तारे लगाई गई हैं और वहाँ पर रुकावटें खड़ी की हैं, और किसी आम शख्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। ताम इस सवाल से मैं बता दूँगा, अगर इजलास की बात करें तो आज 11 बजे जो इजलास शुरू होगा। अभी तक जो है वो मरीम नवाज यहाँ पर नहीं पहुँची, चूँकि मैं आपको बताता चलूँ कि आज सूबे के पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का जो इलेक्शन है, जिसमें कायदे को मुंतखब किया जाएगा, जिसमें खातून नामजद वज़ीर आला पंजाब नून लीग की जानब से और उनके इत्तेहादियों की जानब से मरीम नवाज को नामजद किया गया। और दूसरी जानब अगर बात करें तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो है वो हमायत याफ्ता है, उनकी जानब से राना आफ्ताब है। तो इस वक्त मैं आपको बता दूँ कि अगर अक्सरियत की बात करें तो चूँकि इस असम्बली में स्पीकर भी नून लीग की जानब से उनका स्पीकर भी जीत चुका है, डिप्टी स्पीकर भी उनका जीत चुका है, और वाज़ेह अक्सरियत उनके पास है। और यही लग रहा है कि जिस तरह 224 का जो है वो फिगर उनके पास था, जो स्पीकर मलिक अहमद खान की जानब से जो है वोट लिए गए वो 224 थे, तो एक वाज़ेह फ़र्क है। और बिल्कुल आज यकीनी तौर पर जो है वो जो यहाँ पर कायदे अमान मुंतखब होगा वो मरीम नवाज़ है, और पंजाब की पहली जो है वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होगी, जो कि यहाँ से जो है वो आज 11 बजे इजलास होगा। और अमूमन अगर इस इजलास की बात करें तो शुरू हो जाएगा मियां नवीद, लेकिन ये बताएगा कोई असेंबली के अंदर आपको किसी किस्म की हंगामा हराई होते हुए तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि गुज़िश्ता जो इजलास हुआ था उस पे हमने देखा था कि माहौल कोई अच्छा रहा नहीं था। दोनों तरफ से जो नारेबाजी थी, खासतौर पर हाफिज फरद की जानिब से हमने देखा था, जब स्पीच की गई थी तो बड़ी तनकीद का निशाना बनाया था उन्होंने। जी अनवार, बिल्कुल जो पहला रोज़ था उस दिन जो है वो हंगामा राई हुई थी, लेकिन जब जिस दिन स्पीकर का इंतखाब हुआ था उस दिन जो है वो असम्बली के अंदर तकरीर ज़रूर हुई थी, लेकिन उस तरह हंगामा राई नहीं हुई थी। पुरअमन तौर पर जो है वो इजलास मुनक्कद हुआ था, और उसके बाद जो है वो हलफबरदारी हो गई थी, और फिर स्पीकर का चुनाव हो गया था। ताहम आज भी जो है वो लग नहीं रहा कि उस तरह कोई हंगामा राई इस तरह कोई होगी, चूँकि इस वक्त अगर बात करें तो वाज़ेह अक्सरियत है, अपोजिशन की जानब से एहतजाज किया जा सकता है जो कि उनका हक है, लेकिन हम इस सवाल से बता दूं कि उस तरह इतनी ज़्यादा ये नहीं हो सकता कि ज़्यादा हंगामा रही है। उस दिन भी जो है जिस दिन स्पीकर का जो चुनाव था उसमें हल्की फुल्की हंगामा रही हुई थी, लेकिन ब्रेक के बाद जब सारे मामला तय पा गए थे उसके बाद फिर पुरअमन तौर पर हल भी लिया गया था, और स्पीकर का इंतखाब भी हुआ था, और फिर जो है डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी जो है पुरअमन तौर पर ही हुआ था यहाँ पर। जी, लेकिन उस दिन भी हमने ये देखा था कि ऑपोजिशन की तरफ से पहले ये कहना शुरू किया गया कि वोट चोर के नारे लगे थे, फिर हमने देखा मुस्लिम लीग नून की तरफ से घड़ी चोर के जो नारे हैं, तो ये सिलसिला आपको लग रहा है कि ये जरूर कंटिन्यू रहेगा? हाँ बिल्कुल अनवार, जो अवान के अंदर ये सिलसिला तो कंटिन्यू हो सकता है अपोजिशन की जानब से और हुकूमती अरकान की जानब से, ये तो हो सकता है। ताहम जो है वो इसके ऊपर जो है वो जो अपोजिशन है राना आफ्ताब, जो वो भी नामजद वज़ीर आला पंजाब के तौर पर है, उनसे मैंने सवाल भी किया था। वो कहते हैं जी कि हमें जो है वो ये अवान पूरा नहीं, तो जब उनसे मैंने सवाल किया कि आप वॉकआउट करें, तो लेकिन उनका यही जवाब था कि जी हम वॉकआउट नहीं करें, हम अंदर बैठ के जो है वो असम्बली के अंदर जो है वो वहाँ पर जो है मुकाबला करेंगे। ताहम एक बात तो ये है कि जो तहरीक इंसाफ को जो बात समझ आई है वो बात यही लग रही है कि असम्बली के अंदर बैठकर जो है वो जो बात की जा सकती है, जो एहतजाज किया जा सकता है, जो अपनी बात पहुंचाई जा सकती है, वो ये बात उनको यकीनी तौर पर इस वक्त बावर हुई है कि वो जो असम्बलियों के अंदर बैठकर जो एहतजाज कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, वो सड़कों के ऊपर या बाहर आकर अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते। जी चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो माजी में की गई गलतियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे कुछ सबक सीखती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका मियां नवीद इस बारे में अपडेट करने के लिए। तो जनाब
स्टूडियो में काफी देर से हमारे साथ एक बड़ा ही प्यारा सा मेहमान मौजूद है, जिसकी हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आपसे मुलाकात करवाएं। और अक्सर बच्चे तो उनसे मुलाकात करते ही रहते हैं थ्रू उनके यूट्यूब चैनल। तो हमने सोचा कि जिस किस्म का कंटेंट वो अपनी यूट्यूब पर प्रमोट करते हैं वो आप लोगों के साथ ना सिर्फ हम शेयर करें, बल्कि जो उनकी जर्नी है वो भी हम आपके साथ जरूर डिस्कस करें। बिल्कुल। 10 साला मूसा तनवीर हैं जो कि अपनी अदाकारी और मॉडलिंग से दुनिया भर में सोशल मीडिया सार्फिन के दिलों पर राज कर रहे हैं। वो अपने स्किट्स के जरिए समाजी मसाइल को उजागर करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आजकल के बच्चों को इस तरह का जो कंटेंट है वो दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने अक्सर देखा, हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि अक्रॉस द बॉर्डर जो कंटेंट बनाया जा रहा है, यहाँ के बच्चे वो बहुत ज्यादा देख रहे हैं। और जिस तरह का कंटेंट मूसा बना रहे हैं वो कंटेंट देखने की हमें जरूरत है, ताकि आप एक अच्छे इंसान भी बन सके। और उनकी ये जो दिलचस्प वीडियोस हैं ये देखने वालों को भी काफी महसूस करती हैं। मूसा की वीडियोस अच्छी लोकेशंस पर हैं, मुनफरिद कहानियों पर मबनी होती हैं और उनमें कोई ना कोई सबक आमूज बात भी मौजूद होती है, जिनसे बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो 12.5 मिलियन फॉलोअर्स इनके हैं, जो कि मेरा ख्याल है हम सबके मिला के भी इतने नहीं बनेंगे। और बड़े ही जबरदस्त तरीके से अपने चैनल को रन कर रहे हैं। आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं, स्टूडियोज में मौजूद हैं अपने वालिद के साथ। तनवीर साहब ने भी हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया हुआ है, दोनों की आपसे मुलाकात कराएंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं मूसा से, क्योंकि स्टार ऑफ द डे मूसा है। मूसा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जबरदस्त। और अब ये जर्नी के बारे में बताएं कि किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई, कितने साल हो चुके हैं और ये आइडिया किसका था? अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें यूट्यूब पे आए हुए कितना टाइम हो गया है। हमें ऑलमोस्ट 4 इयर्स होने वाले हैं यूट्यूब पर। तो स्टार्ट मैंने और मेरी बड़ी बहन जो है, जो आपी के नाम से मशहूर है हमारे चैनल पे, घर में भी उन्हें सारे आपी बुलाते। तो उनका और मैंने ना थोड़ी सी ना वीडियोस बनाना शुरू की थी। हमें शौक था, हम दूसरों को देखते थे, हमने खुद वीडियोस बनाना शुरू की। तो हमें बड़ा मज़ा आया। तो एक बार क्या हुआ कि ना आपी ने कहा आओ वीडियो बनाते हैं। ठीक है, मैंने बनाई। मैंने कहा उसके बाद मेरी भी बनानी है। उसने बनाई नहीं तो मैं नाराज़ हो गया। मैंने कहा पापा आप मेरी बनाए। कल ही ना हैप्पी न्यू ईयर था, 2020 चढ़ने वाला था। तो मैंने अपने पापा से कहा, तो पापा ने एक वीडियो बनाई, उन्हें बहुत मज़ा आया। तो हम लोगों ने वहाँ से काम शुरू किया। फिर हम लोग ने यूट्यूब पे सोचा कि हम यूट्यूब पे आएंगे, वहाँ पे हम वीडियोस डाला करेंगे डेली। ठीक है, हमने डालना शुरू किया और माशाल्लाह इतना सपोर्ट, इतना प्लेटफॉर्म अच्छा मिला यूट्यूब ने हमें दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी शौक सा हो जाता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है। बड़ा ज़बरदस्त मिला है। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है तो मुझे कभी कभार बहुत खुशी होती है। और अगर उस दिन पापा मेरी वीडियो ना बनाते तो शायद आज मैं इस मुकाम पे ना हूं। मूसा के स्टार उसके पापा हैं। जी तो तनवीर साहब, जिस तरीके से मूसा ने वीडियोस बनाना शुरू किया, आपको भी पता चला कि हाँ मूसा में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो एक अच्छा यूट्यूबर आगे चलकर बन सकता है। ये आइडिया फॉर्मुलेट करना कि कोई ना कोई ऐसा मैसेज हम बच्चों को कन्वे करेंगे जिससे बच्चों की रहनुमाई हो सके, ये आजकल के मुआशरे में भी बहुत जरूरी है, जिसका काम आपने पिछले 4 साल पहले शुरू कर दिया था। डेली एक नया टॉपिक सिलेक्ट करने में मतलब कितना टाइम लगता है, क्योंकि हर रोज एक नया टॉपिक आप लोगों ने सोचना है ना? पहले तो थैंक यू वेरी मच न्यू टीवी का कि हमें इनवाइट किया, और आप लोगों का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और रही बात कंटेंट की, ये मैंने जब पहली वीडियो बनाई तो मुझे एक इसमें स्पार्क सा नजर आया। तो फिर मैंने एक स्टोरी लिखी। वो स्टोरी आज अगर देखा जाए तो अब अराउंड 400 मिलियन पे है। तो जब वो रिस्पांस मिला तो मैंने फिर और भी देखता था बच्चों के साथ। और वो स्टोरी किस कंटेंट से रिलेटेड थी? क्या मैसेज था उसमें? एक जैसे मांगते लोग भीख मांगते हैं। हाँ। तो इसने क्या किया कि वो भीख नहीं दी, उसने उसको कुछ चीजें ला के दी। उसने कहा तुम भीख नहीं मांगो, ये चीजें सेल करो, पहला कस्टमर मैं तुम्हारा बनता हूँ। और फिर तुम इतने इसी तरह, तो वो एक वीडियो ऐसी है। तो फिर उसके बाद डेली मैं देखता था बच्चों में बहुत सारा खला था। ऐनक वाला जिन कभी हुआ करता था वो बंद हो गया, और बच्चों के प्लेटफॉर्म नहीं था सिस्टम में। और जो यूरोपियन कंट्री के वहां के कंटेंट चलते थे, तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। तो मैं जब मूसा को लेके आया, वो खला को मैंने जब पूर किया, वो फिल किया, और फिर वो पीछे नहीं हम हटे। और डेली एक नया मैसेज हमें खुद मिल जाता है, थिंकिंग आ जाती है। लिखता हूँ मैं, डायरेक्ट करता हूँ, फिर शूट भी करता हूँ। 3 करैक्टर हैं, मैं कभी विलन बनता हूँ, कभी बाप बनता हूँ, कभी राहगीर बनता हूँ, कभी भिखारी बनता हूँ, कभी विलन बनता हूँ।
तो एक ऐसा मैसेज करते हैं हम लोग डिलीवर कि बच्चे हमसे सीखें। क्यों? बच्चे इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। फिर बड़ों को भी मैसेज देते हैं कि बच्चों के साथ आपने कैसा बिहेवियर करना है। ठीक है, तो एक आवाज तो ये तो प्रॉपर टीम मौजूद है जो कि शूट कर रही है, प्रॉपर उसकी पोस्ट प्रोडक्शन हो रही है, तमाम मामलात हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो मूसा अभी तो बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स आते होंगे और मैसेजेस भी मांगते होंगे और ये कहते होंगे अपनी वीडियोस के साथ हमारी भी जरा ब्रांडिंग कर दें, वो कैसा लगता है? और फिर माशाल्लाह अच्छे खासे पैसे भी चार्ज कर रहे होंगे। तो काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स आते हैं, लेकिन हम कुछ को ना डिनाई कर देते हैं बिकॉज वो हमारे जो कंटेंट है ना उससे हट के होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे कंटेंट का होता है यानी जो हम लोग बना सकते हैं वो हम जरूर करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा इस एज में ये भी डिसाइड करना कि ये कंटेंट से हटके हैं, ये मैं इस बात से बड़ा अमेज हो रहा हूँ। अच्छा, पैसे नहीं कमाने हैं, जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो भी उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो स्कूलिंग फिर किस तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं? पढ़ाई में कैसे हैं या वीडियो बनाने में ही नंबर 1 है? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई अच्छी जा रही है, लेकिन मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, का शूट करना होता है, फिर प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, और फिर सुबह स्कूल को मैनेज करना मुश्किल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पढ़ाई करते हैं। स्कूल के बच्चे और टीचर्स फॉलो कर रहे हैं फिर आपका यूट्यूब चैनल? जी कर रहे हैं। और कभी हाँ फीडबैक क्या आता है? कभी टीचर भी कहे मूसा वो वाली वीडियो बड़ी मजे की थी तुम्हारी? हाँ, वो अगर किस चीज़ में मैंने काम भी गलत किया वो फिर भी सही कर देती है, क्या तो सही एडवांटेज है, ये भी एज मिल रहा है। ठीक है, तो अभी तनवीर साहब फ्यूचर प्लान्स फिर क्या हैं? जैसे हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, आप कह रहे थे किसी टेलीफिल्म पर काम हो रहा है। जी बिल्कुल, मूसा के टेलीफिल्म पे मैं काम कर रहा हूँ। एक ये बच्चा है और उस पर एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, तो वो मैं पाकिस्तान में ही शूट करूँगा। और अभी 1-2 फिल्म पे काम के लिए ऑफर थी, मैं ये आपको कहता हूँ, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि इसके एग्जाम चल रहे थे। तो पाकिस्तान अच्छी प्रोडक्शन थी जिन्होंने मूसा को एज एक्टर फिल्म में ऑफर करने का तो मैंने उसको क्यों, इसके एग्जाम थे। तो बहुत अच्छी करते हैं, जो कुछ वीडियोस मैंने भी देख रखी है। थैंक यू। तो बाकी तो बहुत अच्छी। तो जो बाकी बहन भाई हैं उनका भी फोकस है, उनको भी फिर वीडियो में आप करते हैं यूटिलाइज? जी, इसकी एक कैरेक्टर है, विद इन द फैमिली ही सब काम चल रहे हैं। इसकी जो बड़ी बहन है वो एक नोटी कैरेक्टर होता है उसका। अच्छा। जो सबसे छोटी है वो 50-50 है, वो कभी उस तरफ चली जाती है और कभी इस तरफ आ जाती है। जब उसके फायदे की बात होती है वो उस तरफ चली जाती है, लेकिन बाद में जब एहसास होता है उसे तो वो वापस सही वाली जगह पे आ जाती है। अच्छा, ठीक है, तो वो भी मैसेज बड़ा जबरदस्त तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। बहनों को भाई के साथ कैसे रहना है, छोटी बहनों को बड़ी बहनों के साथ और भाई के साथ कैसे रहना है। तो ये आपको तो 12.5 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, आप किसको फॉलो करते हैं? सवाल तो ये है। हम काफी सारे। आपका सुपरस्टार कौन है? मेरे सुपरस्टार मेरे पापा हैं। वेरी गुड, क्या बात है, जबरदस्त। और वाकई में उनकी जो मेहनत है वो भी हमें दिखाई दे रही है, वो मेहनत कर। और लेकिन फिर भी किसका कंटेंट पसंद है आपको? अगर आप बच्चों के हवाले से अगर हम बात करें तो फिर आपको क्या अच्छा लगता है? काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको हम देखते हैं, जैसे मुज्जू हो गया, वो एक यूट्यूबर है, शॉर्ट्स क्रिएटर है, ठीक है, वो काफी सारी वीडियोस बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं और हम देखते हैं, हम सीखते हैं। अच्छा मूसा, की जितना भी यूट्यूब की वजह से आप अर्निंग करते हो, सबसे ज्यादा क्या चीज देने का शौक होता है कि जैसे पैसे हैं पापा से कहो कि पापा वो चीज जरूर लेके आइए, या वो जिसकी कलेक्शन आप इकट्ठी कर रहे हो? 2 डायमंड बटन के ये मालिक हैं। 2 नहीं, अभी एक मूसा, मैं आपकी बात को दुरुस्त कर दूं कि मूसा पहला पाकिस्तान का यूट्यूबर था जिसने डायमंड प्ले बटन लिया, ठीक है, लास्ट ईयर। अब मूसा एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है जो मूसा फिर पहला यूट्यूबर बन जाएगा पाकिस्तान की हिस्ट्री का जिसके पास एट ए टाइम 2 प्लेटफॉर्म के डायमंड प्ले बटन होंगे। वी आर ऑलमोस्ट देयर। जी, आने वाला है। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारी बेस्ट विशेस हैं मूसा के लिए, उनके वालिद के लिए जो कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप तमाम लोगों के लिए बड़ा अच्छा कंटेंट बनाया जा रहा है जो बच्चों के साथ भी शेयर किया जा रहा है, और ये हम लोग भी, मतलब आप लोग भी ये कंटेंट बनाकर यूट्यूब पर आ सकते हैं और मूसा की तरह यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। और वो पेरेंट्स, वो बहनें, वो घर वाले जो अपने बच्चों से थोड़ा सा परेशान है कि वो मोबाइल फोन पे इस किस्म का कंटेंट ना देखें, तो वो छोटा सा काम करें, मूसा का जो यूट्यूब चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब करें, ताकि आपके बच्चों के अंदर भी एक इस्लाह का पहलू जो है वो पैदा हो और फिर कुछ उन्हें भी मोटिवेशन मिले कि अच्छा